तो देखता रहीं कि जहां पे जरूरत पड़े। ओके, सो पिछली क्लास में कम लोग थे, तो जो हमने पढ़ा था वो एग्जैक्टली रेलेवेंट उस तरह नहीं है कि वो लॉजिक डिजाइन का रिव्यू था, उसमें से कुछ रिव्यू मैं दोबारा भी दे दूंगा। और वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, यानी कि ये वाली क्लास के वीडियो लेक्चर्स बन रहे होंगे। ये वाला सिस्टम डिजाइन का कोर्स लास्ट टाइम भी ऑफर एक दफा पहले भी हुआ है, और उसकी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। अगर आप रेंजाइम एजुकेशन पे सर्च करें तो उसमें एक प्लेलिस्ट होगी डिजिटल सिस्टम डिजाइन के नाम से, ठीक है। एक चैनल होगा रेंजाइम एजुकेशन, आप लोगों ने पहले देखा ही हुआ है मेरा ख्याल है, जब आपने लॉजिक डिजाइन पढ़ा था। तो नहीं तो शायद आप लोगों की दफा ही लॉजिक डिजाइन का अपलोड हो रहा था, तो वो लास्ट टाइम का सिस्टम डिजाइन का कोर्स आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस बन जाएगा। हम इस दफा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, इसलिए दोबारा मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ नई चीजें जो मिडवे आ गई हैं, हम उनको भी चाहेंगे कि वो भी इनकॉर्पोरेट हमारे कोर्स में हो जाए। कुछ चीजें ऑब्वियसली उसकी वजह से कम हो जाएंगी क्योंकि हम नई चीजें कर रहे होंगे, तो बट दिस कोर्स इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, और आपने, मेरा ख्याल है कि अभी अगले 2-4 हफ्तों में डिसीजन करना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उठाने का। तो आई वुड लाइक कि कम अज कम एक ग्रुप जो वो FPGA से जरूर उठाए, बिकॉज FPGA के ऊपर आप काफी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वर्दी हो, और ये वाला कोर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस कोर्स के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप FPGA बोर्ड पे रीजनेबल कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, और लकीली हमारे पास इस वक्त लैब इंजीनियर भी अच्छे हैं जिनका इस साइड पे ठीक सा तजर्बा है, और वो आपको साथ साथ हैंड्स ऑन लैब्स में भी कराते रहेंगे, ठीक है। बट मेरी कोशिश होगी कि जो लैब्स में कवर होना है वो, ये वेरिलॉग एक्चुअली लैब में कवर होनी है, बट मैं 2-1 लेक्चर्स इस पे अभी भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि हमें ये रिवाइज पूरा हो जाए। ओके, सो बेसिकली हम लॉजिक डिजाइन का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि लॉजिक डिजाइन में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लॉजिक डिजाइन में हमारा फोकस होता है, जब हम एज अ कोर्स पढ़ते हैं तब फोकस होता है कि हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते कैसे हैं, कि मल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है, डीमल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है, फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, हम उस पर फोकस करें। जो सिस्टम डिजाइन में हमारा फोकस होगा वो उनके बनने पर नहीं होगा, बल्कि उनको इस्तेमाल पर होगा कि अच्छा ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मेरे पास हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जा सके, ठीक है, और इनको इस्तेमाल करके हम सर्किट्स कैसे बनाए जिनमें ये वाले कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे, ठीक। ओके, सो विल स्टार्ट विद सम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और छोटी सी एग्जांपल्स जो आप पहले भी जा चुके हैं इससे एक आध दफा लॉजिक डिजाइन में, बट विल डू इट अगेन ताकि आप दोबारा उस माइंडसेट में आ जाएं पूरी तरह, और फिर हम अपना एक्चुअल कोर्स स्टार्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से कर रहे होंगे, कि नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर में होपफुली, अगर चीजें ठीक ठीक तरह। ओके, सो ये बेसिकली 4 किस्म के गेट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं लॉजिक डिजाइन में। ये गेट कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट की मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और एक ही आउटपुट, हर गेट की आउटपुट एक ही है, ठीक है। सो एंड गेट सिर्फ उस वक्त आउटपुट 1 होती है जब तमाम इनपुट्स पे इनपुट 1 आ रही हो, ठीक है। अगर कोई एक इनपुट भी 0 हुई तो आउटपुट 0 हो जाएगी, एक से ज्यादा 0 हुई तब भी आउटपुट 0 हो जाएगी, सारी 0 हुई तब भी 0 हो जाएगी। सिर्फ तब ही आउटपुट 1 होगी जब सब के सब इनपुट पे 1 आ रहे हो, ठीक है। और गेट ये वाला कहलाता है और गेट। बाज का इसको स्लाइटली डिफरेंट ड्रॉ किया होता है, मुझे जो पावर पॉइंट में शेप उससे क्लोजेस्ट मिली वो ये मिली, लेकिन इसकी निशानी हम यहाँ पर इस साइड पे कर्व डाल देते हैं बेसिकली, ठीक है। उस साइड पे तकरीबन वैसे ही या थोड़ा सा बाज का ट्रायंगुलर बना दे, लेकिन इसको कहते हैं और गेट। और गेट क्या कर रहा होता है? इस और गेट तब आउटपुट 1 देता है जब कोई भी इनपुट 1 हो, ठीक है। इफ एनी वन इनपुट इज 1 आउटपुट 1 हो जाएगी, एक से ज्यादा इनपुट 1 है तब भी आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि और गेट 0 सिर्फ तभी होगा जब सब के सब 0 हुए। अगर कोई एक 1 हो गया, एक से ज्यादा 1 हो गया, सारे 1 हो गए, उन सारे केसेस में ये 1 देते।
ये मैं इसको बात कर जाता हूँ, ये मलंग गेट है, एक भी इनपुट आ गई तो खुश हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये लालची गेट है कि जब तक सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक ये खुश नहीं होता और वन आउटपुट नहीं करता। एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है? एक्सक्लूसिव और गेट होता है जनरली दो इनपुट वाला यूज होता है, ज्यादा इनपुट वाला भी हो सकता है। दो इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक वन होगा ये तभी वन होगा, अगर दोनों वन हो गए तब ये वन नहीं होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब है जिस तरह वो न्यूज चैनल पे कहते हैं ना एक्सक्लूसिव हमारी ये, वो कहना चाह रहे होते हैं कि ये फुटेज सिर्फ मैं ही दिखा रहा हूं, कोई और ये फुटेज नहीं दिखा। तो हम कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव और कहता है कि एक्सक्लूसिवली इस वाली इनपुट पे वन है या एक्सक्लूसिवली दूसरी वाली इनपुट पे वन है, दोनों के ऊपर वन नहीं है या दोनों के ऊपर जीरो नहीं है। तो ये उस वक्त आउटपुट वन होगी जिस वक्त किसी एक इनपुट पे वन आ रहा हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। और ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है? अगर ये एक इनपुट वाला है, हमेशा एक इनपुट वाला होता है, जो एक इनपुट जो भी आ रही होगी उसको ऑपोजिट कर देगा। जीरो आ रहा है तो वन कर देगा, वन आ रहा है तो जीरो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक गेट्स हैं जिनसे मिलके हमारे सर्किट्स बनते हैं। अच्छा, फिर जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो उनमें हम रजिस्टर्स यूज करते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर की इनपुट होती हैं कुछ और कुछ आउटपुट होती हैं। एन कोई भी नंबर हो सकता है, आप जनरली 32, 64 इस तरह के नंबर्स होते हैं कि आप 32 बिट का या 64 बिट का नंबर बिट का रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है। इंटीजर आपने स्टोर करना है तो आप 32 बिट का रख सकते हैं, अगर आपने डबल स्टोर करना है तो 64 बिट का आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर करैक्टर स्टोर करना है तो आप इसको 1 बाइट का रख सकते हैं, ठीक है। सो एक इनपुट हो गई, एक आउटपुट हो गई, ठीक है। और नॉर्मली ये किसी क्लॉक के ऊपर चल रहा है और नॉर्मली इसके साथ रीसेट भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा रीसेट हो, लेकिन रीसेट का मतलब होता है कि जब रीसेट सिग्नल आए तो आप इसको जीरो करते हैं, ठीक है, या किसी प्री डिफाइंड वैल्यू पर ले जाए, ठीक है, रीसेट। और जो नॉन जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो आप कोई इसको रीसेट पे कोई प्री डिफाइंड वैल्यू पे ले जाते हैं जो जनरली जीरो होती है, लेकिन आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। और उसके अलावा ये क्लॉक के ऊपर चल रहा होता है, यानी कि हर क्लॉक के ऊपर जो इनपुट आ रही है वो इसके अंदर सेव हो जाती है। तो ये हमारा रजिस्टर होता है। सो नॉर्मली क्या हो रहा है कि आपके पास क्लॉक इज दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल जो 101010 हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से कि इसकी आउटपुट पहले जो भी थी, इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक से पहले इस पर इनपुट आ गई 3, ठीक है। लेट्स से ये कोई 8 बिट का था और उसके अंदर 8 बिट में बाइनरी में 3 लिखा हुआ था, डेसिमल में नहीं होता, ये हम सिर्फ शो कर रहे हैं इधर डेसिमल में, बट इट्स एक्चुअली 1 आ रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि देखने में आसानी रहती है डेसिमल में, तो हम इसको डेसिमल में देखें। सो अगर राइजिंग एज ऑफ अ क्लॉक पे इसको इनपुट के ऊपर 3 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये 3 को अपने पास रजिस्टर कर लेगा, सेव कर लेगा एक साइकिल के लिए, और अगले साइकिल में आपकी आउटपुट 3 रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मीनवाइल आपने इसकी वैल्यू चेंज भी कर दी तो इसकी आउटपुट 3 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जब अगला राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आएगा उस वक्त आप क्या करेंगे कि उस वक्त देखेंगे कि इस वक्त इनपुट क्या आ रही है, और वो जो भी इनपुट आ रही है ये उसको सेव कर लेगा, ठीक है। तो अगर इस वक्त 4 आ रहा है तो अगले क्लॉक साइकिल में ये 4 को सेव कर लेगा। सो बेसिकली इस तरह का रजिस्टर जो है वो हर साइकिल में जो भी इनपुट पे आ रहा है उसको सेव करता जा रहा है। 5 आया तो 5 सेव कर लेगा, जो भी 6 आया तो 6 सेव कर लेगा, एंड सो ऑन। सो ये एक साइकिल के लिए स्टोर भी कर रहा है, प्लस ये एक साइकिल का डिले भी कर रहा है। अगर मैं इसकी इनपुट को देखता जाऊं तो आउटपुट उससे एक साइकिल लेट आ रही। तो आपने अगर किसी नंबर को एक साइकिल बाद इस्तेमाल करना है तो यू कैन ऐड अ रजिस्टर, एक रजिस्टर डाल दें, वो अगले साइकिल में आपको मिल। साइकिल हम इसको कहते हैं, ये जो एक पूरी आइटरेशन है ना 0 1 होके जो रिपीट हो रही है, 1 हुआ 0 हुआ तो अब यहां से दोबारा ये 1 0 1 0, ठीक। ये मैंने आपको राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे चलने वाला बताया। यू कैन ऑल्सो मेक रजिस्टर्स जो फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक पे चल रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम राइजिंग एज पे चल रहे होते हैं, एंड एट वेरी फ्यू टाइम्स हम दोनों एजेस पे भी चलते हैं। जो रैम के साथ इंटरफेस कर रहे होते हैं, जो आपकी DDR रैम नहीं लगी होती कंप्यूटर पे, वो अमूमन वो जो लॉजिक होती है वो DDR स्टैंड्स फॉर डबल डाटा रेट, ठीक है। तो वो
डबल डाटा रेट इसी तरह कार्य होती है कि वो दोनों एजेस के ऊपर लॉजिक चल रही होती है, कि राइजिंग एज पे भी फॉलिंग एज पे भी। लेकिन इस कोर्स में हम जितने सर्किट बना रहे होंगे प्रॉबेबली उन सब में ही हम राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एंड पे आगे कोई एक आध एग्जाम्पल करनी पड़े जिसमें हम फॉलिंग एज। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। और लॉजिक डिजाइन में इसका हमने डिजाइन पढ़ा हुआ है कि ये फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं और वो, लेकिन बट इट डजंट मैटर कि अगर इस वक्त हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें हम उसके अंदर के डिजाइन पे नहीं जाएंगे। हम कहेंगे ये रजिस्टर है, ये वैल्यू सेव कर सकता है। अगर इसकी विड्थ, इसको हम विड्थ कहते हैं, n डाउन टू 0 इसको बोलते हैं, n डाउन टू 0 बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर इधर लिखा हुआ है 31 डाउन टू 0 तो इसका मतलब है कि 32 बिट्स है, ठीक है। सो हम इसको बोलते हैं n डाउन टू 0, ठीक। ये क्यों बोलते हैं, ये वेरिलॉग वाला सिंटेक्स ही मैंने इधर रखा हुआ है। वैसे जरूरी नहीं है कि सर्किट डायग्राम में कोई इस तरह ही शो करे। और अगर ये एक ही बिट का है तो फिर हम इसके साथ कुछ भी नहीं लगाते और वो एक बिट सेव कर लेगा, ठीक है। और तब हम अमूमन इसको रेक्टेंगल के बजाय एक स्क्वायर से शो कर देते हैं डायग्राम में, कि एक सिंपल स्क्वायर बना हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है कि वो एक रजिस्टर है जो कि एक बिट स्टोर कर। जी क्या नहीं होगा, समझिए मुझे। मैं कह रहा हूं एक बिट का हो तो, मैंने ये तो नहीं कहा आउटपुट नहीं होगा, मैंने कहा एक स्क्वायर बना देंगे इसको, बस डायग्राम में स्क्वायर से शो कर रहे होंगे। आउटपुट तो इसी तरह चल रही है जिस तरह ज्यादा बिट्स पे चल रही हो। ओके, काफी दफा हम रजिस्टर को, ये तो एक एक साइकिल के लिए यूज हो रहा था, कई दफा हम उसके साथ एक इनेबल का सिग्नल भी रखते हैं कि अगर इनेबल 1 हो राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे तो उस वक्त जो वैल्यू आ रही है वो सेव कर लो, लेकिन अगर इनेबल 0 है तो फिर ना कुछ करो, ठीक है। फिर पुरानी वैल्यू पड़ी रहने दो रजिस्टर में। सो अगर इनेबल हो रजिस्टर में फिर वो एक साइकिल के बजाय जितने मर्जी साइकिल के लिए हम सेव कर लें वैल्यू को, ठीक है। तो उस केस में कैसे काम करेगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक इनेबल का सिग्नल होता जो कि इस वाले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के ऊपर आपको 1 मिला था पहली दफा, ठीक है। तो अगर इस वाले राइजिंग एज ऑफ क्लॉक को 1 मिला था तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाली कोई वैल्यू नहीं सेव होगी और इससे इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे वो, क्योंकि इनेबल 1 मिला तो 5 सेव हो जाएगा। अब जब तक अगला इनेबल नहीं आता तब तक इसके अंदर, या जब तक बिजली नहीं चली, ठीक है। तो अगर बिजली चली गई तो इसका मतलब है कि तब तो सर्किट रीसेट हो जाएगा, लेकिन इफ लाइट इज देयर तो आपका सर्किट जब तक चल रहा है अब आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा था रजिस्टर। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमने गेट्स पढ़ लिया, रजिस्टर पढ़ लिया। इससे आगे अब हम देखेंगे अगली चीज है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अगेन प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट इन सर्किट्स, जो मुझे मतलब मैं अपने जो पिछले 17-18 सालों में जितने सर्किट बनाए हैं प्रोबेबली सबसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सो हाउ डज इट वर्क, ठीक है। इस कोर्स में इसका सर्किट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि खुद कैसे बनता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये काम क्या करता है, ठीक है। वो आपको लॉजिक डिजाइन से अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था याद रखना कि इसका सर्किट जो था वो रफली कितना एरिया ले रहा है, कितना डिले ले रहा है, ये चीज याद रखें। लेकिन बट इफ इट डजंट, अगर आपको याद नहीं है तो इट डजंट मैटर, ठीक है। मैटर क्या करता है कि काम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम डिजाइन एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आप बता रहे होंगे कि यार कैसे इसको यूज किया जाए। सो मल्टीप्लेक्सर ऐसे काम करता है कि इसकी एक सिलेक्ट लाइन होती है, ठीक है। कितनी बिट की है ये डिपेंड करता है कि टोटल इनपुट्स कितनी है, ठीक है। लेट्स से कि 4 इनपुट हैं, तो इस सिलेक्ट लाइन का मतलब ये है कि ये बताए कि कौन सी लाइन को आगे कनेक्ट करना है। तो अगर 4 लाइन है तो वो 0, 1, 2 और 3 हो सकती हैं, और 3 के लिए आपके लिए 2 बिट्स काफी हैं, सो फिर ये 2 बिट की हो जाएगी। अगर ये 8 लाइंस होती तो फिर आपको 0 से लेकर 7 तक नंबर्स चाहिए थे, तो उसके लिए 3 बिट काफी थी। तो यानी जितनी इनपुट्स होंगी बेसिकली उसका लॉग बेस 2 ले लें तो आपके पास आ जाएगा कि आपको उतनी लाइंस इधर चाहिए, ठीक है। सो काम कैसे करता है कि अगर, सॉरी उसको बाद पे आते हैं, अगर मैं इधर 0 इनपुट दूं तो ये वाली लाइन आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इधर 1 इनपुट दूं
तो ये वाली लाइन आउटपुट से कनेक्ट होने का मतलब है कि अगर इधर 0 आ रहा था तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, अगर इधर 1 आ रहा था तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर लेट्स से कि ये 8 लाइन थी तो 0 से लेकर 7 तक होनी थी, तो अगर 7 दूं तो आखिरी लाइन कनेक्ट हो जाएगी। तो यहां तक चीज क्लियर है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है कि आप चूज कर सकेंगे ये इनपुट आगे जानी चाहिए या ये इनपुट आगे जानी चाहिए। जब भी सर्किट बनाते हुए आपको ऐसा सिचुएशन है, आपने मतलब असल में इन कंपोनेंट्स को पढ़ने का मकसद क्या होता है कि जब आप सर्किट डिजाइन कर रहे होंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको कुछ यूज करना है, तो आप वहां पर फिगर आउट कर सकेंगे यार यहां पर क्या चीज लगनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपने 2 या 3 या 4 चीजों में चूज करना है कि या ये आगे फॉरवर्ड हो जाए या ये आगे फॉरवर्ड हो जाए या ये आगे फॉरवर्ड हो जाए, वहां पर चुप करके मल्टीप्लेक्सर लगा दें। ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, उनमें से कोई एक ही आगे जा सकती है, वहां पर आप मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अगर क्या करें, सॉरी नहीं, फिर आप 2 पैरेलल में मल्टीप्लेक्सर लगा दें। ठीक है, 2 मल्टीप्लेक्सर अगर लगे होंगे तो आप एक से कोई एक चीज आगे फॉरवर्ड कर लें, दूसरे से दूसरी कर नहीं, तो सेम करेंगे तो फिर तो सेम चीज ही पास हो जाएगी, फिर तो फायदा कोई नहीं। अगर आपने सेम करना फिर एक ही लगा लें। अगर आप 2 डिफरेंट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे पास कुछ चीजें हैं और मैं उनमें से 2 डिफरेंट एट द सेम टाइम उठाना चाहता हूँ, तो आप 2 मल्टीप्लेक्सर लगा दें। ठीक, इसका ऑपोजिट होता है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, जो पीछे मल्टीप्लेक्सर था उसको छोटा करके हम कहते हैं मक्स, जिसको कहते हैं डी मक्स। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर या डी मक्स। ठीक है, सो मैं अगर मक्स या डी मक्स बोल रहा हूं तो उसका मतलब मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, वो पूरा लफ्ज बोलते हुए जुबान को टेढ़ा करने वाले मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसके बजाय मक्स डी मक्स जरा आराम से। सो ये डी मक्स है। डी मक्स में क्या होता है कि सिलेक्ट लाइन की बेस पे कोई एक इनपुट एक ही है, इनपुट किसी एक आउटपुट के साथ टाई होती है, यानी कि अगर इधर 0 आ रहा है तो ये इसके साथ टाई हो जाएगी और बाकी सब पे 0 जा रहा होगा। ठीक है, बाकी अनटाइड नहीं होंगी, अनटाइड हम अमूमन कम चीजों को छोड़ते हैं, तो ये अनटाइड नहीं होंगी, बाकियों पे 0 आउटपुट हो रही होगी। सो अगर इधर 1 आ रहा है तो ये 1 वाली से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब पे 0 आउटपुट जा रहा हो। 7 आ रहा है तो 7 वाली पे कनेक्ट हो गया, बाकी सब पे 0 आउटपुट। तो ये कहलाता है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अच्छा, विल क्विकली डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, एक आपके लॉजिक डिजाइन में एक चीज काफी यूज होती है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर फाइल। आप अक्सर सर्किट बना रहे हो तो आप उनमें कुछ चाहते हैं रजिस्टर्स जिनमें आप वैल्यूज सेव कर सके। ठीक है, सो व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हो, जिस तरह इधर है, लेट्स अज्यूम 8 है या 16 है या कुछ इस किस्म का नंबर है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट काउंट इस वक्त नहीं मैटर कर रहा। ठीक है, तो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम इनको रीड इनमें से कोई सा भी रजिस्टर कर सके। ठीक है, तो हम लेट्स से कि ये हर रजिस्टर जो है ना वो k बिट्स का है, k कैन बी एनी नंबर। लेट्स अज्यूम के 32 बिट का है, तो हर रजिस्टर 32 बिट का है, और ऐसे लेट्स अज्यूम के ये 8 है, ऑल्दो ये एक्चुअल में मैंने शायद ज्यादा बना दिए। ठीक है, बट और मैं चूज करना चाहता हूं कि यहां पर जब 0 हो तो 0 नंबर वाला रजिस्टर आउटपुट पे चला जाए, अगर एड्रेस 1 हो तो 1 वाला रजिस्टर मैं रीड कर लूं, अगर एड्रेस 2 हो तो 2 नंबर वाला रजिस्टर रीड कर लूं, अगर एड्रेस 7 है तो 7 वाला कर लूं। तो इसका क्या सर्किट बन सकता है? इसी का मैं मक्स लगा दे, मक्स यही काम ही तो करता है कि इनपुट्स पे सिलेक्ट कर लेता है। तो अगर मैं एक मल्टीप्लेक्सर लगा दूं तो ये काम कर देगा। ठीक है, कि वो क्या करेगा, अगर 0 आया तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 आया तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम रजिस्टर फाइल में जा रहे होते हैं कि बाहर से हम बताएं एड्रेस कि भाई 0 नंबर वाला चाहिए कि 1 नंबर वाला चाहिए कि 8वें नंबर कौन सा वाला चाहिए, वो आउटपुट पे निकल है। ठीक है, इसी तरह हम इन रजिस्टर्स पर लिखवाना भी चाहते हैं। ठीक है, और लिखवाने के लिए हम चाहते हैं कि हम एड्रेस बताएं। ठीक है, अब और साथ हम बताएंगे हमने डाटा क्या लिखवाना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एड्रेस और डाटा काफी नहीं है, क्योंकि कभी नहीं भी लिखवाना होता। ठीक है, बंदे ने अगर मैं सिर्फ यही 2 सिग्नल कर दूंगा तो वो तो हर दफा जो भी एड्रेस आ रहा है उस वाले रजिस्टर पर लिखता जाएगा,
तो मैं चाहता हूं किसी तरह मैं कंट्रोल भी करूं, तो हम अमूमन एक राइट या राइट इनेबल का सिग्नल रखते हैं जो कि कंट्रोल कर रहा हो कि लिखवाना भी है कि नहीं। जब ये 1 आएगा तो इसका मतलब है हम लिखना चाहते हैं, और क्या लिखना चाहते हैं, ये वाला डाटा लिखना चाहते हैं, ठीक है। और किधर लिखना चाहते हैं, इस वाले एड्रेस पे लिखना है। तो ये अगर 8 रजिस्टर हैं तो मैंने अगर लेट्स से कि मैं चाहता हूं रजिस्टर नंबर 4 पे मैं 100 लिखवा दूं, तो मैं इधर इनपुट पे डाटा भेजूंगा 100 बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी नंबर बनता है, और मैं 4 नंबर रजिस्टर है तो इधर मैं भेजूंगा 4, और उस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के लिए मैं राइट को 1 कर दूं। वो जब मैं 1 करूंगा तो ये इसके अंदर मैं चाहूंगा कि 4 वाले रजिस्टर पे 100 लिखा जाए। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, सोल्यूशन आप बताएं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आपने पढ़ ली हो, किसको डीमक्स करूं? एड्रेस क्या बनेगा उस डीमक्स की, सिलेक्ट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो एक डीमक्स बनेगा जिस तरह इसके ऑपोजिट इधर। इनपुट क्या होगी उसकी, डेटा होगा, तो हम कंट्रोल कर लेंगे डेटा किधर जा रहा है। और राइट को क्या करें, नहीं उसकी आउटपुट तो आउटपुट निकल आएंगी, तो राइट को क्या करें, अच्छा ये कॉमन गलती है जो इस वक्त लोग करते हैं अमूमन, कि राइट कैसे होता है रजिस्टर में। राइट करते हुए हमें एक इनेबल का सिग्नल चाहिए, इसका मतलब है ये रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनका इनेबल का सिग्नल है, तो जिसको मैंने सबको इनेबल कर दूंगा तो सब रजिस्टर्स पर लिखा जाएगा, तो बाकियों में 0 लिखा जाएगा। और भी बुरी बात है, जो पुरानी मैं तो क्या चाहता था, मैं चाहता था 4 पे 100 लिखा जाए, लेकिन बाकी सब पे वही वैल्यू रहे जो पहले से थी, मैं उनको तो नहीं चेंज करना चाहता। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इनेबल को डीमक्स कर दूं, यानी राइट को डीमक्स कर दूं और उसको एज एन इनेबल यूज कर लूं, ठीक है। ये कॉमन गलती है, ये इस पे आपको जाके वैसे घर में फिगर आउट भी करें। अगर मैं डेटा के बजाय राइट को डीमक्स कर दूं तो उससे क्या होगा, डेटा मैं सबको दे दूं, ठीक है, तो सबकी इनपुट पे डाटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इनेबल को डीमक्स किया हुआ है, ठीक है, जैसे ही राइट आएगा तो सिर्फ उस वाले रजिस्टर का इनेबल 1 होगा जिस पे मैं राइट करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि एड्रेस की बेस पे वो सिलेक्ट हो गया। बाकी सब के आउटपुट पे 0 जा रहा होगा, तो क्योंकि इनेबल ही नहीं जा रहा तो डाटा बेशक जाता रहे, डाटा लिखा नहीं जाएगा। डाटा लिखा नहीं गया तो इसका मतलब है कि वो वाला रजिस्टर लिखा जाएगा जिसपे हम लिखवाना चाह रहे हैं, तो बाकियों में नहीं लिखा जाएगा। ये वैसे आप लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाला काम आप पहले भी कर चुके, ये स्लाइड से भी गुजर चुके, ठीक है। ओके, सो ये बात आपको समझ आ गई कि रेज फाइल कैसे बनती है। ऑब्वियसली मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो ये मार्क्स बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और ठीक है। सो बेसिकली ये जो छोटा सा सर्किट है ना, इट्स काइंड ऑफ अ मेमोरी। जो बेसिक सा मेमोरी का मॉडल है वो ये है कि मैं किसी भी एड्रेस पे डाटा रीड या राइट कर सकूं, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा मेमोरी का मॉडल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और इस तरह की मेमोरी हम एफपीजीए के अंदर बना सकते हैं जो रेजिस से मिलके बन रही है, ठीक है। नॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूटेड रैम कहते हैं, ठीक है। एफपीजीए पे हम एक और मेमोरी पढ़ेंगे, ब्लॉक रैम, जो कि इससे स्लाइटली डिफरेंट होती है। उसमें एक साइकिल का आउटपुट पे डिले होता है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं होता, और वो हम ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर्किट्स जब यूज करेंगे तो हमें एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर वगैरह भी चाहिए होते हैं। सो एडर जो होता है ना, वो 2 नंबर्स को ऐड करता है, और सब्ट्रैक्टर जो है 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मली इधर एडर सब्ट्रैक्टर इकट्ठा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली आप एक ही लॉजिक से एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों भी बना सकते। ये आपने लॉजिक डिजाइन में पढ़ा था, और ये हम थोड़ा सा आगे के लेक्चर्स में जाके एड्रेस पे एक हमारा पूरा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम कवर करेंगे चीजें कि एड्रेस और सब्ट्रैक्टर कैसे बनता है, लेकिन वो एक ही सर्किट से भी बन सकता है। सो नॉर्मली अगर 2 n बिट के नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट कैन गो टू n+1 बिट्स, यानी कि उसमें ओवरफ्लो हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ यार मैं 32 बिट के इंटीजर तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी बड़ी वैल्यूज में कभी नहीं जाना, तो फिर आप उसको उस वाली बिट को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये शक है कि मुझे नंबर बड़े बड़े भी आ सकते हैं, तो फिर आप सेफ रहने के लिए वो वाली बिट रख सकते हैं इसके साथ। और नॉर्मली अगर इकट्ठा बनाया हो तो फिर आपके पास एक इनपुट आ रही होती है जिसको आप
एडर सब्ट्रैक्टर कहते हैं कि अगर 0 आ रही हो तो आप ऐड कर रहे होंगे, 1 आ रही हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सैचुरेशन एक और चीज होती है, वो ये होती है कि अगर ओवरफ्लो हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो आप ये कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव साइड पे बड़ी वैल्यू आ गई है तो ओवरफ्लो के केस में जब आप उससे बड़ा नंबर सेव करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली नेगेटिव नंबर बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसको बजाय वो बड़ी वैल्यू तो सेव नहीं कर सकते, लेकिन हम मैक्सिमम नंबर तो सेव कर सकते हैं ना उसके बजाय, या नेगेटिव साइड में मैक्सिमम नंबर से कम आ गया है, मिनिमम नंबर से कम आ गया है, तो हम बजाय वो तो नहीं सेव कर सकते, लेकिन मिनिमम नंबर जो भी हमारे पास है वो उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। वो हम वैसे आगे जाके देखेंगे थोड़ा सा कि उसकी जरूरत है कि नहीं। मल्टीप्लायर जो है वो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, और 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर 2 n बिट के नंबर हैं तो आपका रिजल्ट उससे डबल बिट्स में बन जाता है। 216 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 बिट्स बन जाएगी। अगेन आपको अगर पता है कि मैं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड आई विल नॉट गो इनटू दैट बिग नंबर्स के वो रेंज से बाहर जाएं, तो फिर आप उसकी LSBs उठा लेते हैं और उनको यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि नहीं आप उस रेंज में जा सकते हैं तो फिर आपको कोई और लॉजिक बनानी पड़ेगी कि आप पूरी की पूरी बिट्स लेकर चलें। अगेन इसमें भी ऑप्शन है कि साइंड मल्टीप्लायर भी होता है, अनसाइंड भी होता है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हो सिर्फ तो हम अनसाइंड ट्रीट कर लेते हैं मल्टीप्लायर को, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हो तो फिर हम उनको साइंड मल्टीप्लायर यूज करते हैं। इसमें भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे और इसमें भी सैचुरेशन लॉजिक डाल सकते। 2 छोटी छोटी सी एग्जांपल कर लेते, ठीक है। एक हमारा एक डिक्रीमेंटर है। बेसिकली काउंटर्स जो है ना वो लॉजिक डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप नंबर्स को बस काउंट करें, किसी चीज को काउंट करें, कोई चीज आई तो आप उसमें ऐड करना शुरू कर दिया या सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम पहली एग्जांपल काउंटर की करेंगे और फिर हम एक FIFO की एग्जांपल करेंगे छोटी सी, और देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स को जोड़ करके ये कैसे बन सकते हैं, ठीक है। So what I want to make is a decrementer। ये बहुत सारी सिचुएशंस में यूजफुल होता है, बास का इसका स्लाइटली वेरिएंट इंक्रीमेंटर आपका यूज हो सकता है। What I want to do is I want to count something, ठीक है। लेट्स से कि मैं कोई इनपुट आ रही है जिसको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कितनी दफा आई है, ठीक है। तो आइए तो मैं कैसे करूँ कि जब भी वो आए तो मैं इसको मैं लेट से काउंट करना चाह रहा हूँ कि भाई कोई चीज 100 दफा आई है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा एक इनिशियल वैल्यू इसमें लोड कर दूं 100 की, पर फिर जब भी मैंने काउंट करना हो तो मैं इसको कहूँ कि भाई एक डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो वो डिक्रीमेंट हो जाए, फिर अगला काउंट करना हो तो एक और डिक्रीमेंट, वो 99, 98, जिस तरह इशारे पे सिग्नल नहीं लगा होता, डिक्रीमेंट होता जा रहा होता है एक एक सेकंड के बाद। तो वहां पर अगर मैं ये लगा दूं तो शुरू में मैंने वो जितने सेकंड वेट करना था वो इसमें लोड करवा दूं, और उसके बाद हर सेकंड के बाद इसको डिक्रीमेंट करवाता जाऊं, तो वो जो भी वैल्यू आ रही होगी उस वैल्यू को मैं डेसिमल में किसी तरह 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करा दूं तो मेरे पास को नजर आना शुरू हो जाएगा क्या वैल्यू चल रही है। और जैसे ही 0 हो तो आप उस वक्त कह सकते हैं काउंट 0 पे अगर आपने कोई और चीज ट्रिगर करवानी थी तो वो काउंट इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक लगा। तो ये छोटा सा सर्किट मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, कैसे बनाए, क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? मेरा अपना जो तरीका ऐसी जगहों पर होता है वो मैं स्टार्ट करता हूं ऐसी चीज से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज लगनी है जरूर वो लगा दें, ठीक है। तो क्या लगना ही लगना है, एक रजिस्टर तो लगेगा क्योंकि आपने उसमें काउंट मेंटेन करना है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब इस रजिस्टर को हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट करवाना है, डिक्रीमेंटर भी लगेगा। एक हमने इसके अंदर इनिशियल वैल्यू लोड करानी है और एक हमने डिक्रीमेंटेड वैल्यू लोड करानी है। जब हम चाहेंगे कि लोड का सिग्नल आए तो उस वक्त हम ये वाली वैल्यू लोड करवा दें, और जब हम चाहेंगे कि डिक्रीमेंट का जब सिग्नल आए तो हम चाहेंगे कि इसकी जो भी लास्ट वैल्यू थी उससे एक कम वैल्यू, यानी लोड का सिग्नल 1 हुआ है और इधर 100 वैल्यू आई है तो वो 100 इसके अंदर लिखा जाना चाहिए। और अगर डिक्रीमेंट 1 हुआ है तो वो 100 कम होके 99 हो जाना चाहिए, फिर डिक्रीमेंट कम हुआ तो वो 98 हो जाना चाहिए, ठीक है। सो यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है कि हमें एक तो ये वाली वैल्यू लिखवानी है और एक इस वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना है,
ठीक है। तो वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक सबट्रैक्टर लगा ले, वन सबट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो डिक्रीमेंटर भी हम लगा सकते हैं इसके साथ कि यार इस वैल्यू को मैंने माइनस इस -1 सी में हम माइनस देखते हैं, इसलिए मैंने माइनस लिखा कि -1 करके इसको ले आए। तो ये वाली वैल्यू भी हमने इसमें लिखवानी है और ये वाली भी लिखवानी है वैल्यू। तो अगर दो ऑप्शन में से कोई एक चूज करना हो तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ता है। तो व्हाट वी कैन डू इसके इसकी इनपुट पे मल्टीप्लेक्सर लगा दे, ठीक है। हम कह देंगे यार जब सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो ये लिखवा देना, 0 होगी तो ये लिखवा देना, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ आ गई। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आ गया, आप सिलेक्ट लाइन को क्या करें? लोड के साथ भी लगा सकते हैं, डिक्रीमेंट के साथ भी लगा सकते हैं। लोड के साथ लगा दें तो इसका मतलब है कि जब लोड 1 हो तो ये वैल्यू ले लें 0, तो डिक्रीमेंट के साथ लगा दें तो डिक्रीमेंट 1 हो तो ये वाली वैल्यू, सिर्फ आपको टाई उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से हम डिक्रीमेंट के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, उसकी लाइन में आ रहा था तो सीधा एरो से हो जाएगा, ठीक है, वरना हम लोड के साथ भी कर देंगे। लेकिन ये तो थोड़ा गलत नहीं हो गया, क्योंकि ये तो जब डिक्रीमेंट आएगा तो ये डिक्रीमेंट कर देगा, वरना लोड करना शुरू कर देगा। यानी डिक्रीमेंट आया 1 सेकंड बाद, आपने 100 से 99 पे गए, ठीक है, फिर डिक्रीमेंट खत्म हुआ, अगले साइकिल में दोबारा 100 लोड हो जाएगा। तो हमने इसको भी रोकना है, वो कैसे करें? हम चाहेंगे कि लोड सिर्फ तभी हो जिस वक्त लोड का सिग्नल आया हो, ठीक है। लोड इसकी इनपुट पे आ रहा है, मगर हम इसको लिखवाने से तो रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? रजिस्टर का इनेबल बना दे, रजिस्टर का इनेबल बना दे, और हम कहें कि यार अगर इन दोनों में से कोई आया फिर ही चलना, नहीं तो नहीं। तो एक और गेट लगा दे, तो फिर ये हो जाएगा कि यार अगर डिक्रीमेंट आया तभी डिक्रीमेंट करना, या अगर लोड आया तभी लोड करना। ये ना हो कि कोई आ ही नहीं रहा और फिर भी आप लिखवाते जा रहे हैं। जब ये 0-0 होंगे तो इसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। एक्सक्लूसिव और भी लगा सकते थे। एक्सक्लूसिव और से ये हो जाना था कि अगर लोड या डिक्रीमेंट में से कोई एक आया तो काम करे, ठीक है। लेकिन अभी अगर वो ना हुआ तो बाय डिफॉल्ट अगर दोनों इकट्ठे आ गए, जो कि असूली तौर पर नहीं आने चाहिए, लेकिन इस सर्किट में अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो लोड होगा या डिक्रीमेंट होगा? हाँ, क्योंकि दोनों इकट्ठे है तो इनेबल तो होगा, इनेबल तो होगा। तो इधर से क्या चूज होगा, डिक्रीमेंटर या लोड? डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने कनेक्ट डिक्रीमेंट को किया। अगर लोड को कनेक्ट किया होता तो लोड हो जाता, ठीक है। सो अगर हम इधर एक्सक्लूसिव और लगा दें तो उससे ये हो जाएगा कि अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों 1-1 हो गए तो ये एक्सक्लूसिव और 0 कर देता है, तो फिर आप पुरानी वैल्यू पर रहेंगे, ठीक है। लेकिन बट इट्स अ डिजाइन चॉइस। इस वाले डिजाइन में हम कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे नहीं देना, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इनको अलग ही देना है इनपुट पर, ठीक। ओके, सो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल होगी। इन एग्जांपल्स का मकसद क्या है कि हम इस कोर्स में ज्यादातर हम डिजाइन्स कर रहे होंगे जिनमें इस किस्म की चॉइसेस ले रहे होंगे, और अभी क्योंकि हमने वेरिलॉग सीखनी है तो वेरिलॉग में इस किस्म के डिजाइन्स को हम कोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यानी इस किस्म के डिजाइन को एक बनाने का तरीका ये है कि आप वो आईसीज खरीदें रजिस्टर की और गेट्स की, और उनको जोड़ के बनाएं। इट्स वेरी टीडियस प्रोसेस। आपने लॉजिक डिजाइन में ब्रेड बोर्ड पे काफी लंबा चौड़ा काम किया होगा। उसके बजाय जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसमें आप बजाय एक्चुअल में उधर जाने के, उसको इम्प्लीमेंट करने के, आप सॉफ्टवेयर के अंदर वेरिलॉग कोड लिखते हैं जिससे ये वाला सर्किट बनेगा, ठीक है। और उस कोड को आप एफपीजीए के ऊपर बर्न करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो ठीक चलता है कि नहीं चलता। तो एफपीजीए इज अ डिवाइस जिसके ऊपर आप अपनी लॉजिक चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब आप लोगों की जन्नत डिजिटल सिस्टम डिजाइनर की ये है कि आपको ऐसी चीज मिल जाए जिसके ऊपर आप बजाय एक्चुअल में तारें जोड़ने के, कोड के अंदर ही तारों को जोड़ के ट्राई करके देख लें। तो हम पूरे कोर्स में इस किस्म के सर्किट्स बना रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल है 4D FIFO की, कि हम 4 4D FIFO आपको सबको पता है क्या होता है। FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो हम एक स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर 4 वैल्यूज हम स्टोर कर सकें एट मैक्स। इस वक्त 4 के लिए बना लेंगे, कल को बड़ा करना हुआ तो सेम सर्किट में रजिस्टर ज्यादा लगा देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 4 वैल्यूज फिलहाल लेट्स से सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है, टेम्पोरेरीली। और नॉर्मली FIFO में लिखवाने के लिए हम
जो सिग्नल यूज होते हैं वो पुश और पॉप कहलाते हैं। पुश का मतलब होता है कि हम इस पर लिखवाना चाह रहे हैं, पॉप का मतलब है कि इधर से रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल बने हुए हैं। ठीक है, क्या क्या सिग्नल है? डाटा इन, जो हम डाटा लिखवाना चाह रहे हैं, और पुश, अगर किसी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे पुश 1 आया तो हम चाहेंगे ये वाला डाटा FIFO के अंदर लिखा जाए। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर कोई 4 दफा डाटा इस तरह लिखवाए तो वो 4 तक सेव रहे हमारे पास। ठीक है, 5वां आ गया तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं। 4 हो जाए तो हम चाहते हैं कि FIFO फुल असर्ट कर दें। अगर कोई भी नहीं वैल्यू लिखवाई गई तो हम कहते हैं कि FIFO एम्प्टी बता रहे होंगे, इसका कुछ नहीं है। 4 के बाद अगर कोई लिखवाना चाहता है तो उसको पहले पॉप करना चाहिए कि एक वैल्यू निकाल ले तो एक की जगह बन जाएगी। ठीक है, पॉप का मतलब है कि वैल्यू उसने रीड कर ली। सॉफ्टवेयर में जब लिख रहे होते हैं तो अमूमन क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर है ना बना रहे हैं, अगर आप C में कोड लिख रहे होते तो आप उसमें पुश या पॉप में कह सकते हैं पॉप का एक फंक्शन लिख लो जो कि वैल्यू रिटर्न कर दे। लेकिन हार्डवेयर में वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको पिन चाहिए जिसके ऊपर वैल्यू चाहिए, और अगर मैं पॉप नहीं भी करूंगा तब भी ये पिन उधर ही है। ठीक है, तो हार्डवेयर में हम पॉप का मतलब थोड़ा सा फर्क भी रख सकते हैं। पॉप का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पॉप का मतलब है कि भाई जिसने रीड करना था उसने रीड कर लिया, अब आप इस पे उससे अगली वैल्यू आउटपुट करना शुरू कर दो। यानी कि अगर मैंने पहली दफा 10 पुश किया, फिर 20 पुश किया, तो अगर मैंने 10 पुश किया था तो इधर 10 आना शुरू हो जाए। अगर मैंने 20 फिर पुश किया तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो सबसे पहले इनपुट किया था वही आउटपुट पर, यानी 10 ही रहना चाहिए। फिर मैंने 30 भी पुश कर दिया इसके अंदर तो अभी भी 10 ही रहना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई पॉप करे तो इसका मतलब है वो 10 पढ़ने वाले ने पढ़ लिया है, अब 10 के बजाय अगले साइकिल से इसमें 20 ले आओ और उसे अगले। तो ये समझ आ रही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रही है कि FIFO कैसे काम करता है। ओके, सो क्या करें, क्या चीज इसमें लगेगी? 4 रजिस्टर लगेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके मल्टीपल डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो उनमें से एक डिजाइन ऑप्शन ये है कि जब भी मैं पुश करूं तो मैं इसको एक नीचे मूव कर दूं और इसको एक और नीचे मूव करूं। एक डिजाइन ऑप्शन ये है। एक डिजाइन ऑप्शन ये है कि मैं कोई पॉइंटर्स रख लूं कि अच्छा जब भी लिखवाया अगली दफा उससे अगले में लिखवाऊं, अगली दफा उससे अगले में लिखवाऊं, बजाय डाटा को मूव करने के। ठीक है, हम वो वाली ऑप्शन में जा रहे हैं जिसमें हम डाटा को ऊपर नीचे मूव कर लें। ठीक है, सो अगर मैं डाटा को मूव करना चाह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि जो भी डाटा आ रहा है अगर मैंने लिखवाया है तो वो इधर लिखा जाए। ठीक है, और जब यहां पर मैंने लिखवाया तो ये इससे आगे मूव हो जाए, उससे अगला वाला उससे आगे मूव हो जाए, उससे अगला वाला उससे आगे मूव हो जाए। तो पहली दफा लिखवाया 10 तो इधर चला गया, अगली दफा मैंने 20 लिखवाया तो ये 10 इधर आ जाए, 20 ऊपर आ जाए। फिर मैंने लिखवाया तो 10 और नीचे चला जाए, 20 इधर आ जाए, 30 इधर आ जाए। ठीक है, बट अगली दफा तो बात समझ आ रही है ना कि एक एक मूव करता जाए डाटा हमारा इसके अंदर। तो ये तो हमारा काम हो गया कि हम लिखवाना कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने सिर्फ इनपुट के साथ कनेक्ट किया है, अभी लिखवाने की लॉजिक तो नहीं बनी। लिखवाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं इस FIFO पे लिखवाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करने की जरूरत है? रजिस्टर पे क्या इन रजिस्टर्स को इनेबल की जरूरत है या नहीं? पहला तो ये क्वेश्चन है। अगर इनेबल नहीं करूंगा तो हर क्लॉक साइकिल पे लिखा जाएगा। क्या मैं हर क्लॉक साइकिल पे लिखवाना चाहता हूं या मैं पुश है तो लिखवाना चाहता हूं? जब पुश है तो लिखवाना चाहता हूं तो इसका मतलब है इसको इनेबल की जरूरत तो है। और इनेबल कहां से? मैंने बोल ही दिया कि पुश है तो तभी लिखवाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है आप रिक्वायरमेंट्स को ही देख रहे होते हैं तो उसी से सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जब पुश है तो लिखवाना है, तो इसे आपको ज़हन में आना चाहिए अच्छा इसका मतलब इनेबल का कोई पुश से ताल्लुक बनता है। सो क्या करूं? इनके 4 इनेबल हैं, पुश को क्या करूं? सबके साथ टाई कर दें। सबके साथ टाई करेंगे तो इसका मतलब है कि सॉरी ये काउंटर पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, तो एनीवे इसको भी फिलहाल भूल जाए। तो मैं इसको इनेबल करूंगा तो चारों पुश, जैसे ही पुश आएगा तो ये वाला डाटा इधर लिखा जाएगा। जब शुरू में 0 था तो जीरोस नीचे मूव होते रहेंगे, वी डोंट केयर। ठीक है, पहली दफा 10 आया तो इधर लिखा जाएगा, जीरोस नीचे मूव हो जाएंगे। अगली दफा 20 आया तो ये नीचे लिखा चला जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 आया तो ये और नीचे चला जाएगा। तो इस तरह चीज है। यहां तक चीज समझ आ गई? सो राइट की लॉजिक तो बड़ी सिंपल सी होगी कि जब भी पुश करेंगे, ऑब्वियसली 4 दफा पुश हो गया, किसी ने 5वीं दफा पुश किया तो पहली वाली खत्म हो जाएगी वैल्यू, उसके बजाय उससे नई आ जाएगी। उसको हमने आगे कहीं में फॉरवर्ड तो नहीं की। ठीक है, तो लेकिन हमने कहा भी यही था कि हम 4 तक सेव करेंगे। किसी ने 4 से ज्यादा इनपुट दी है
तो फिर वो खुद जिम्मेदार है, ठीक है, भुगते, ठीक। ओके, रीड के लिए क्या करने की जरूरत है? रीड के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब है कि अगर एक दफा मैंने पुश किया था, लेट्स से 10 लिखवाया था, तो ये फर्स्ट इनपुट, ये आउटपुट मैंने इसमें। अगर मैंने दूसरी दफा पुश किया तो वो 10 नीचे मूव हो चुका है, 20 ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है, या जो भी नई वैल्यू लिखवाई थी वो ऊपर आ चुकी, तो लेकिन 10 ही आउटपुट पे रहना चाहिए। अगर एक और पुश हो गया तो वो इधर मूव हो गया, एक और पुश हो गया तो वो इधर मूव हो गया। तो इसका मतलब है कि मुझे किसी भी जगह से रीड करना पढ़ सकता है। तो इन चारों में से अगर किसी भी जगह से रीड करना पढ़ सके तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इधर मार्क्स लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा किस जगह से रीड करना है? काउंट कर लेंगे कितनी दफा पुश आया है, ठीक है। अगर पुश एक दफा आया तो इधर से रीड करना है, 2 दफा आया तो इधर से रीड करना है, 3 दफा आया तो इधर से रीड करना है, 4 दफा आया तो। लेकिन व्हाट अबाउट के 2 दफा पुश आया था लेकिन एक दफा पॉप भी आ गया? 2 दफा पुश आया तो इसका मतलब है 10 इधर आया, फिर 20 इधर आया, ठीक है। तो पहले हमने पुश पे इंक्रीमेंट किया, पहले पुश पे हम इसको रीड कर रहे थे, दोबारा इंक्रीमेंट किया तो इसको रीड कर रहे थे। अब इधर 10 है, इधर 20 है और एक दफा पॉप आ गया। अब क्या करना चाहिए? अब उसको डिक्रीमेंट कर लें, और क्योंकि ये वाला 10 रीड कर लिया तो एक पीछे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ऐसा काउंटर चाहिए जो इंक्रीमेंट भी हो और डिक्रीमेंट भी हो। तो हमने वो जो पिछला डिक्रीमेंटर बनाया था वो नहीं चलेगा, हमें कुछ नया कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ मार्क्स एंड देन वी नीड अ काउंटर। और ये काउंटर जो है ये कब इंक्रीमेंट हो और कब डिक्रीमेंट हो? पुश पे इंक्रीमेंट हो, पॉप पे डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम ये काम कर लें तो हमारा सर्किट तैयार है, ठीक है। लेकिन अभी हमने काउंटर डिजाइन नहीं किया, ठीक है। जब तक काउंटर नहीं डिजाइन किया तब तक हमारा सर्किट पूरी तरह तो तैयार नहीं। हमने तो कह रही बस काउंटर है जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है, तो हम काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। और FIFO फुल और FIFO एम्प्टी हम देख सकते हैं कि अगर वो इक्वल टू 4 हो जाए तो हम कह देंगे FIFO फुल है, और अगर इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे FIFO एम्प्टी है, ठीक है। सो काउंट के ऊपर ही हम चेक लगा सकते हैं, ठीक है। सो अब ये काउंट कैसे बनाएं जी? काउंटर को अगर मैं बड़ा करूं तो मुझे ऐसा सर्किट चाहिए जो कि इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट करे, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट करे। इनिशियल वैल्यू लेट से हम 0 ही, रीसेट पे हमेशा 0 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें वो डिक्रीमेंटर में तो कोई वैल्यू लोड करके डिक्रीमेंट करना था ना, इसमें हम कहते हैं शुरू में 0 होगा, जब पहली दफा पुश होगा तो खुद ही 1 हो जाएगा, जब पॉप होगा तो डिक्रीमेंट हो जाए। तो क्या चाहिए ही चाहिए इसके अंदर? रजिस्टर तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या करना है, हमने इस वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, डिक्रीमेंट भी करना है। तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट को मुझे इंक्रीमेंटर से भी कनेक्ट कर देना चाहिए और डिक्रीमेंटर से भी। अब मैं चाहूंगा कि अगर इंक्रीमेंट आया तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू लिखी जाए, डिक्रीमेंट आया तो डिक्रीमेंटेड वैल्यू लिखी जाए। तो दो वैल्यूज में से कोई एक लिखवानी है। तो क्या मतलब हुआ? 2 में से किसी एक को लिखवाना हो तो कुछ ने कहा और गेट ये नहीं करता। और गेट करता है किसी एक पे 1 आया तो आगे करते हैं, हमने ये नहीं करना, हमने वो एग्जैक्ट वैल्यू लिखवानी है, हमने उसके 1s फॉरवर्ड नहीं करने। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लेक्सर चाहिए इधर जो कि इन दोनों को चूज कर दे। क्या इस रजिस्टर का इनेबल चाहिए हमें? क्या हम चाहेंगे कि हर साइकिल पे लिखवाते जाएं, या अगर इंक्रीमेंट आया तभी लिखवाएं या डिक्रीमेंट आया तभी लिखवाएं? हम यही चाहेंगे कि ये तो नहीं है कि हमने पुश पॉप यही नहीं है तो खुद ही डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाए या इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाए, ये तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस मार्क्स की सिलेक्ट लाइन भी हमें चाहिए, लेकिन ये वाले प्रॉब्लम से आप अभी गुजर चुके, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आए तब भी लिखवाऊं तो क्या करूं? इन दोनों को और करके इनेबल बना दूं, ठीक है, और उसकी सिलेक्ट लाइन को किसी एक से कनेक्ट कर दूं। अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो ये डालो, अदरवाइज ये डालो, लेकिन लिखवाऊंगा तभी जब इन दोनों में से कोई आया, ठीक है। यानी इंक्रीमेंट 0 हुआ तो डिक्रीमेंटर सिलेक्ट हो रहा होगा, लेकिन लिखा तभी जाएगा अगर डिक्रीमेंट 1 भी हुआ, ठीक है। अगेन इधर भी वो ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इकट्ठा पुश पॉप कर दे तो ये कुछ भी ना करे, तो फिर आप इधर एक्सक्लूसिव और लगा दें, ठीक है। वो क्या करेगा, वो जब दोनों 1 आएंगे तो वो आगे 0 फॉरवर्ड करेगा, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अभी हमने ये किया हुआ कि भाई कंपनी जिम्मेदार नहीं है, या पुश करो या पॉप करो, ठीक है। सो अगर इसमें दोनों 1 हो गए तो क्या होगा? दोनों 1 हुए। अभी इस केस में
तो क्योंकि और मार्क्स की केस में इंक्रीमेंट तय हुआ है तो इंक्रीमेंट वाला पास चलेगा, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे काउंटर को। एक्चुअली इस केस में इट्स बेटर कि हम एक्सक्लूसिव और यूज कर लें, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि एक ही साइकिल में कोई पुश और पॉप करना चाहिए। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसको गलत वैल्यू देनी चाहिए, उसमें बेहतर है कि वो वाला केस ना कंसिडर करें, बल्कि पुश और पॉप इकट्ठे अलाउ कर दें। इसका मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू थी वो उससे रीड कर लिया है और नई वैल्यू पुश भी हो जाए, तो वो पुश तो हो जाएगी क्योंकि पुश इनेबल बनेगा, सारी वैल्यूज नीचे जाएंगी, नई वैल्यू FIFO पे लिखवाई जाएगी। लेकिन पॉप पे वो क्योंकि खुद ही नीचे मूव हो गई है, तो हमें जो भी नेक्स्ट वैल्यू थी वो आउटपुट पे आ जाएगी अगर हम इधर कुछ ना करें। तो इट्स बेटर इन दिस स्पेसिफिक केस कि हम इधर एक्सक्लूसिव और लगा दें। ओके, सो हमने इसको वापस में लगा दिया इधर। जब हम इस लेवल के डिजाइन पे पहुंच जाते हैं ना, तो एक्चुअली जो असल में इंटेलेक्चुअल काम है हार्डवेयर डिजाइनर का, वो ये होता है कि वो ऐसे सर्किट्स तक पहुंच रहा होता है। ठीक है, कि आपको कोई किसी ने प्रॉब्लम दिया कि भाई मुझे FIFO बनाना है, तो आप इस लेवल ऑफ सर्किट तक पहुंच जाए। इसके बाद जो सिंपल काम है वो ये है, इसको वेरिलॉग में कोड करना और टेस्ट करना। ठीक है, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल तब है जब आपको वेरिलॉग आती हो और आपने सीख ली हो, उसके बाद ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इनको कैसे सेव करना है। लेकिन वेरिलॉग में मैं आपको शायद एक से ज्यादा दफा ये बात दोहराऊंगा कि वेरिलॉग यूज करते हुए आप जब तक डिजाइन तक नहीं पहुंचे, डोंट स्टार्ट कोडिंग। इट्स नॉट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप बस उसमें जिस तरह सी में होता है ना, कोड लिखना शुरू कर दें तो वो नहीं चला तो थोड़ी सी चेंज की, थोड़ी सी, इस तरह वेरिलॉग का कोड ना लिखें। अगर लिखा तो थोड़ी देर में आप लूज कर देंगे कि इससे बन क्या रहा है। ठीक है, और वो जब आप लूज कर देंगे तो FPGA के ऊपर जाकर डिबगिंग काफी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बड़ी लिमिटेड से डिबगिंग होती है जब FPGA पे चला जाए। बेसिकली हम ब्लाइंड होते हैं, हमें एक्स्ट्रा लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती है अगर हमने डिबग करना हो। उसके कुछ टूल्स हैं, वो भी हम शायद टच करें किसी क्लास में अगर हमें टाइम मिला, या लैब में चिपस्कोप या ILA कोर्स उनको कहते हैं, लॉजिक एनालाइजर कोर्स, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था जिस वक्त मसला आया, लेकिन वो उसका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, सो हार्डवेयर हमेशा तब डिजाइन करें जब आप डायग्राम तक पहुंच गए। ये डायग्राम, इस लेवल के डायग्राम को हम कहते हैं RTL लेवल डायग्राम। RTL स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। ठीक है, RTL। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर लेवल डायग्राम। ठीक है, हम इसको RTL लेवल डायग्राम कहते हैं। ऑब्वियसली गेट्स से मिलकर जो डायग्राम बनती है उसको भी हम वो नेटलिस्ट कहते हैं, बाज का उसको गेट लेवल डायग्राम कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस लेवल पे डिजाइन कर रहे होंगे हार्डवेयर, कि हम इन बेसिक कंपोनेंट्स को जोड़ जाड़ के सर्किट बनाएं और फिर उसको टेस्ट करें। और सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं सिमुलेटर में, FPGA पे बाद में जाते हैं। पहले हम अपने पास सिमुलेटर में टेस्ट करेंगे कि चीज ठीक चलती है कि नहीं चलती। अगर वो चीज ठीक चल रही हो फिर हम उसको FPGA पे ले जाएंगे जब हमें तसल्ली हो जाए कि यार, क्योंकि बाद में हम डिबग नहीं कर सकते। सो दिस पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आप उसी वक्त ब्रेक पॉइंट लगा के चीजों को डिबग करना शुरू कर देते हैं। हार्डवेयर में ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन टाइप की चीज है। छोटे सर्किट्स में हो जाता है कुछ ना कुछ कि आप चिपस्कोप टाइप की लगा लें और सारे सिग्नल टैप कर लें, अदरवाइज बड़े सर्किट्स में आप कर ही नहीं सकते। तो आप पहले अच्छी तरह वेरीफाई करते हैं। इनफैक्ट वेरिफिकेशन टेक्स मोर टाइम देन डिजाइन। टिपिकली क्या होता है कि आपका पहले डिजाइन टाइम लेता है इस किस्म की डायग्राम तक पहुंचना। कोडिंग टेक्स मिनिमम टाइम, क्योंकि आपके पास जब ये सामने हो तो कोड करना एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप बैठ के लिखना शुरू कर दें और कोड कर दें। और टेस्टिंग ज्यादा टाइम लेती है कि आप टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कहां पर मसला आ रहा है, उसको डिबग करते हैं, निकालते हैं, तो ये वाला मसला। ओके, सो FIFO कुड बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर समथिंग, और यहां पर हम छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं वेरिलॉग पे। ठीक है, अच्छा, वेरिलॉग पे आने में क्या करते हैं कि जब आपने लेट से FIFO कोड करना है तो वेरिलॉग की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .v। ठीक है, V फॉर वेरिलॉग। ठीक, सो अगर आपकी ये इनपुट और ये आउटपुट थी, मैंने आप देखें थोड़ी सी चेंज की है चालाकी से, आपको बताए बगैर कि मैंने सब कुछ स्मॉल्स में कर दिया, क्योंकि इट्स जनरली प्रेफर्ड कि आप वेरिलॉग में काम कर रहे हो तो सब स्मॉल्स में रखें। ऑल्दो आप डिफरेंट केस यूज कर सकते हैं। वो कहते इसलिए हैं क्योंकि पुराने कुछ टूल्स हैं वो केस इनसेंसिटिव होते थे।
ठीक है, यानी कि अगर आपने कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज किए हुए हैं तो वो उसको एक ही कंसिडर करते थे। तो उस केस में अगर आपने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक में कैपिटल वाला यूज किया हुआ है, एक में स्मॉल वाला, तो वो वाला टूल हो सकता है आपको एरर दे। तो अगर आप हमेशा स्मॉल यूज कर रहे होंगे तो आपको वो एरर आने का चांस कम होगा, इवन इफ आप पुराने टूल पे यूज काम कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी प्रॉब्ली इन दीज डेज, बिकॉज नए टूल्स जो हैं वो इस किस्म का मसला नहीं करते, तो आप कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं। वेरिलॉग में जो आप एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि आप रीयूज कर सकें, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो फाइफो को हम एक मॉड्यूल की शेप दे सकते हैं कि ये फाइफो मॉड्यूल है, जिसने भी यूज करना है इसको इस्तेमाल कर लें। इसको आप कंसेप्चुअली समझे, इट्स क्लोज टू कि आप जिस तरह एक ब्रेड बोर्ड पे आईसी लगाते हैं ना, तो आप समझें कि आपका मॉड्यूल इज काइंड ऑफ एन आईसी जो कि आप लगा रहे हैं ब्रेड बोर्ड पे, बट आप ब्रेड बोर्ड के बजाय अपने कोड में लगा रहे हैं। सो योर कोड इज योर ब्रेड बोर्ड और उसमें आप फाइफो को एज एन आईसी लगा सकते। लेकिन अभी हम देखेंगे कि पहले तो ये बनेगा कैसे, जब बन गया तो फिर कोई और यूज करना चाहे तो वो उसको एज आ आईसी प्लेस करें, यानी दोनों चीजें, आप आईसी जब यूज कर रहे होते हैं वो बनाई किसी और ने होती है। ठीक है, सो अब हम दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक ये कि फाइफो खुद कैसे बनेगा, उसका डिजाइन हमने देख लिया, उसको कोड कर लिया, एक मॉड्यूल पूरा बना लिया, और फिर जब किसी और ने उसको यूज करना है तो वो क्या करेगा, उस मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाएगा। इंस्टेंस बनाने इज जस्ट लाइक कि आप आईसी उठा के ब्रेड बोर्ड पे लगा दें। ठीक है, तो सबसे पहले कि फाइफो खुद कैसे बनेगा, तो फाइफो बनाने के लिए आप एक फाइल किसी भी एडिटर में, नोटपैड में, या अगर आप Xilinx के सॉफ्टवेयर यूज करें उसके एडिटर में, आई पर्सनली प्रेफर नोटपैड प्लस प्लस। वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप, जो नोटपैड की तरह ही है लेकिन उसमें आप बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं। सो आप उसमें कोड लिखें, किसी में भी ऐसे कोड लिखने, एक आपने बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल बनाई जिसका एक्सटेंशन .x के बजाय .v रख दी, फाइफो.v, और उसके अंदर आपने लिखा मॉड्यूल फाइफो, पेरेंथेसिस शुरू, पेरेंथेसिस खत्म, और इसके आगे सेमीकोलन, और फिर इसके आगे आप पूरा कोड लिखेंगे। इधर आपकी पोर्ट लिस्ट आएगी कि इनपुट और आउटपुट के। ठीक है, और आखिर में आप लिख देते हैं एंड मॉड्यूल। तो इधर मॉड्यूल से लेकर एंड मॉड्यूल के दरमियान आपने पूरे का पूरा फाइफो का कोड लिखना। अच्छा, कोड नीचे आ जाएगा। इनपुट और आउटपुट कैसे हैं, इनपुट जो आ रही है और आउटपुट आ रही है वो आप इधर पूरी पोर्ट लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, पोर्ट लिस्ट क्या चीज होती है, इट्स अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट हम कहते हैं जिस तरह मुख्तलिफ चीजों के दरमियान उनको हमने कॉमा से सेपरेट किया, तो इनके दरमियान कॉमा लगाया हुआ हर एक में। ठीक है, एक इनपुट लिखी कॉमा लगा दिया, दूसरी इनपुट लिखी कॉमा लगा दिया, आखिरी के बाद कॉमा नहीं लगता, और ये नॉर्मल अंग्रेजी में भी इसी तरह हम कर रहे हो, बाकी सब के आगे कॉमा लगता है। आपकी जो इनपुट्स हैं उनके पीछे आप लिख देते हैं इनपुट्स, जो आउटपुट्स हैं उनके पीछे लिख देते हैं आउटपुट्स। अगर एक ही बिट किया है तो और कुछ नहीं करना, एक से ज्यादा बिट किया है तो आपने बताना है कि कितनी बिट्स के। लेट्स अज्यूम कि हमारा फाइफो 16 बिट इनपुट ले रहा था और 16 बिट आउटपुट कर रहा था, तो हम उसको लिख देंगे 15 डाउन टू 0। तो इसका मतलब है 0 से लेकर 15 तक टोटल आपकी 16 लाइंस आपकी इस पे बन जाएंगी। तो यहां तक चीज क्लियर है। तो ये आपका फाइफो की पोर्ट लिस्ट होगी, इसको कहते हैं पोर्ट लिस्ट। पोर्ट्स कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट के आपके सिग्नल्स हैं उनको हम पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल जो है ना उसके अंदर क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर फाइफो के अंदर हमने काउंटर लगाना है। ठीक है, सो काउंटर खुद भी एक मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काउंटर है, आपने एक ऐसा काउंटर बना लिया जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, आपने कहा हो सकता है मुझे और जगह पे भी चाहिए हो, तो यू कैन, आप उसका कोड इसके अंदर भी लिख सकते हैं। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि एक और मॉड्यूल बना लें। ठीक है, और उस पर आप काउंटर का कोड लिख दें। ठीक है, और इसको यूज कर लें फाइफो के अंदर। ठीक है, अच्छा, सो अगर हमने यूज करना हो यानी मॉड्यूल को, तो फिर क्या करें। ठीक है, सो काउंटर में हमने देखा था कि इंक्रीमेंट का सिग्नल है, डिक्रीमेंट का है और काउंट का है। ठीक, तो अगर मैंने इसका इंस्टेंस बनाना हो फाइफो में, तो लेट्स से ये फाइफो का कोड है, मैं फाइफो का कोड बड़ा करके लिख रहा हूं, तो उसका इंस्टेंस इस तरीके से बनता है। ठीक है, इंस्टेंस से मुराद क्या है, मैंने आपको बताया था कोड के अंदर अगर मैं कोई चीज इस तरह लगाना चाहता हूं, जिस तरह मैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर एक आईसी उठा के लगाना चाहता हूं, लेट्स से कि काउंटर मैंने पूरा लिखा हुआ था, अभी मैंने लिखा नहीं है बट लेट्स अज्यूम के लिखा हुआ था, तो ऑल आई नीड इज कि उसकी इनपुट्स आउटपुट्स क्या हैं। ठीक है,
तो मैं उसका इंस्टेंस इस तरह बनाऊंगा कि मैं उस मॉड्यूल का नाम लिखूंगा जो इसका नाम था काउंटर। इससे टूल को पता चलेगा कि भाई ये वाली आईसी लगाने लगा है या ये वाला चीज बनाने। उसके बाद मैं एक इंस्टेंस का नाम भी लिखूंगा। इंस्टेंस का नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है मैंने काउंटर 3-4 जगहों पर लगाना हो। इस केस में तो एक ही जगह लगाना था, लेकिन एक से ज्यादा जगह पे भी लगा, तो उनको डिफ्रेंशिएट करेगा वो इस नाम से। तो यहां पर आप कोई सा नाम दे सकते हैं, ठीक है। नामों के रूल जनरली सारे लैंग्वेजेस में इसी तरह के होते हैं कि आप उनको नंबर और अल्फाबेट्स दोनों यूज कर सकते हैं। स्टार्ट आप नंबर से नहीं कर सकते, स्टार्ट अल्फाबेट से करेंगे, दरमियान में नंबर भी आ सकते हैं। स्पेस अमूमन नामों में नहीं आती, तो इधर भी वही रूल है कि स्पेस नहीं आएगी, अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इधर नाम रखा हुआ है काउंटर इंस्ट1। अगर आप अगर एक आईसी लगाई होती ब्रेड बोर्ड पे, तो मुझे क्या करना था? उसकी पिन के साथ कोई सिग्नल कनेक्ट करने थे, ठीक है। तो जितना फाइफो में अगर मैंने काउंटर की इंक्रीमेंट के साथ मैं चाहूंगा पुश को कनेक्ट कर दूं, डिक्रीमेंट के साथ पॉप को कनेक्ट कर दूं, काउंट को लेट से मैं काउंट ही नाम दिया हुआ तो काउंट के साथ ही कनेक्ट कर दूं, या कोई और नाम दिया हुआ तो उसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, वो कनेक्ट करने के लिए बेहतर तरीका ये है जो इधर लिखा हुआ, वो ये है कि आप लिखें डॉट इंक्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो उसका इंक्रीमेंट वाली पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट करो, ब्रैकेट में लिख दो पुश। डिक्रीमेंट वाली पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दो पॉप को, काउंट की वाली पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दो काउंट, ठीक है। तो इस तरह ये आपके टाई हो जाएंगे। अगर आप ये नाम भी लिखते सिर्फ कॉमे में लिख देते ना, पुश पॉप काउंट कॉमा सेपरेट लिस्ट, स्टिल टूल इसको समझ लेता। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं बेहतर है? ये बेहतर इसलिए कि इसमें गलती की गुंजाइश कम है। अगर आपने उधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस ऑर्डर में लिख दिया और इधर गलती से पुश और पॉप गलत ऑर्डर में लिख दिया, तो पुश पॉप से कनेक्ट, पुश डिक्रीमेंट से कनेक्ट हो जाएगा पॉप इंक्रीमेंट से। उस फाइल में किसी ने चेंज की, लाइनें ऊपर नीचे कर दी, तब मसला आ जाएगा। तो अगर आपने डॉट लगा के कनेक्ट किया हुआ तो ये वाली गलती का चांस नहीं रहता। सो पर्सनली आई ऑलवेज यूज दिस रेफरेंस। लेकिन किसी और का कोड आप कभी देख रहे हैं उसमें उसे सिर्फ पुश पॉप काउंट लिखा हुआ, तो आप मॉड्यूल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि अच्छा पहली चीज क्या थी, दूसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज क्या थी। अच्छा, सो इनको कनेक्ट करने के लिए अगेन हम देखेंगे कि ये डिक्लेयर वो होने चाहिए, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में भी जो भी आप वेरिएबल यूज करें, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो वेरिलॉग में भी जो भी आप नाम यूज करेंगे, दे हैव टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए हम वायर या रेज यूज करते हैं, जिसपे मैं बाद में आता हूं कि कब रेज यूज करना है, कब वायर यूज करना है, ठीक। ओके, अगर एक से ज्यादा काउंटर होते हैं तो हम इसी तरह का एक और इंस्टेंस भी बना सकते थे, ठीक है। हमारे केस में नहीं है, फाइफो को नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर बनाने होते तो हम एक और इंस्टेंस भी बना सकते थे, उसको कोई और पिन्स भी ट्राई कर सकते थे। चाहे यही पिन्स ट्राई करनी थी और मुझे एक और इनमें से कोई करनी थी, कोई और करनी थी, तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद हो उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी हमारे पास कि हमने अभी तक सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल को इंस्टेंस कैसे उसका बनाते, ठीक है। सो मैं अल्फाज जो यूज कर रहा हूं मैं जरा केयरफुली यूज कर रहा हूं। एक है मॉड्यूल और एक है उसका इंस्टेंस। मॉड्यूल वो था जो ये कोड लिखा और मैंने पूरा वो बनाया, और फिर उसका इंस्टेंस ये था जो कि हमने इस जगह पर लगा दिया। मॉड्यूल बनाने का मतलब है कि वो आप आईसी बना रहे हैं एक तरह से। इंस्टेंस बनाने का मतलब है कि आप जब एक दफा बन गई तो समझे जिस तरह आप एंड गेट वाली आपके पास वो पूरी टोकरी भरी पड़ी होती है ना, उसमें से कोई सी भी उठा के लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह आपके पास एक दफा डिजाइन बन गया, अब आप उसको जितनी मर्जी दफा लगाएं, हर एक इंस्टेंस को बस नाम डिफरेंट देते जाएं और जिस तरह भी टाई आप करना चाहें उस तरह उसको टाई कर लें। अब दूसरा हम इस पे आ जाते हैं कि अच्छा मॉड्यूल के अंदर जो कोड लिखना है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो अभी तक तो हमने ये था ना कि फाइफो वाज काइंड ऑफ के डिजाइन हमारे सामने था, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि उन कंपोनेंट्स को कैसे। अभी तक सिर्फ हमने ये किया कि पोर्ट लिस्ट देखी है और इंस्टेंस बनाना देखा है। नेक्स्ट चीज है कि अच्छा ये कंपोनेंट्स, इन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़कर हमने बनाया था मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर। तो अब हम क्या करें, अब हम इन्हीं को यूज करते हुए कोड कर लें। तो कोड करने का क्या तरीका है, वेरिलॉग में ना आप जब उस डायग्राम तक पहुंच जाते हैं तो आप उसके किसी भी कोने से शुरू हो जाए और एक एक करके बस चेक करते जाए। जिसको कोड किया चेक कर दिया, ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, सारी चीजों को एक एक करके कोड कर दे तो आपका पूरा डिजाइन कोड। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आपने कोई चीज ऊपर लिखी थी नीचे लिखी हुई थी, जस्ट सीक्वेंस के हिसाब से सिर्फ ये मैटर करता है कि वो सब कुछ डिक्लेयर हुआ होना चाहिए, ठीक है, जब आप यूज कर रहे हो।
तो अगर आपने टॉप पे डिक्लेयर किया हुआ है सारी चीजें तो आप जिस मर्जी सीक्वेंस पे लिख लें, ठीक है। सो अब हम उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे उनको देख लेते हैं कि वो वेरिलॉग के अंदर कोड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं FIFO का कोड लिख रहा होता तो मैंने उस जगह पर कोड कैसे करना था उन रजिस्टर्स को या उस मल्टीप्लेक्सर को। तो गेट्स को सबसे पहले, क्योंकि हमने उसमें गेट्स भी यूज किए हैं और गेट हमने जिस तरह यूज किया हुआ था, तो गेट्स को यूज अगर आपने कोड करना है तो आप लिखते हैं ऑलवेज एट स्टैटिक, ठीक है। बिगिन एंड इज लाइक ब्रैकेट्स, जो सी में ब्रैकेट्स होती हैं। अगर मैंने एंड गेट कोड करना है तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू B एंड C एंड D, ठीक है। सो ये जो सिंगल एंड होता है ये C में भी बिट वाइज एंड के तौर पे यूज होता है और अभी भी ये बिट वाइज। अगर ये एक एक बिट के हैं तो ये आपस में इस तरह आप डबल एंड भी लिख लेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन डबल एंड इज बेसिकली लॉजिकल एंड, यानी कि दोनों नॉन जीरो हैं या नहीं वो ये चेक कर रहा होता है, वो ये नहीं चेक कर रहा होता कि दोनों वन है, ठीक है। अगर सिंगल बिट के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिंगल एंड लिखा है डबल, लेकिन ज्यादा बिट्स के हो तो ज्यादा बिट्स में आप लॉजिकल एंड का मतलब होता है कोई चीज नॉन जीरो तो हम उसको ट्रू समझते हैं और जीरो तो उसको फॉल्स समझते हैं, तो वो इसलिए बेहतर है कि आप सिंगल एंड यूज करें। तो अगर मैंने A इज इक्वल टू B एंड अगर ये B C और D थे और ये A था तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू B एंड C एंड D। अच्छा, अगर एक ही लाइन है जिस तरह इस केस में थी तो आप बिगिन एंड बेशक ना डालें, और क्योंकि बिगिन एंड इज जस्ट लाइक करली ब्रैकेट्स जो हम C में डालते थे, कि अगर स्टेटमेंट एक ही होती थी लूप में या if else में तो हम क्या करते थे, बेशक ना डालें करली ब्रैकेट्स, लेकिन अगर एक ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम बिगिन एंड डालना पड़ता है हमें। तो ये बिगिन और एंड जो है ना वो ये करली ब्रैकेट स्टार्ट और ये करली ब्रैकेट एंड की जगह पर यूज होते हैं वेरिलॉग, ठीक है। ऑलवेज एट स्टैटिक जो है ना वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लिखना पड़ेगा, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन बस लिखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ना जब भी इनमें से कोई चेंज हो तो तुमने इसकी आउटपुट चेंज कर देनी है जब हम इसको सिमुलेट करके देख रहे हो, ठीक है। हार्डवेयर जब इससे जनरेट होता है तब वो इसको इग्नोर कर देता है, वो इसको बस एंड गेट बना देगा, ठीक है। और गेट बनाना हो तो आप और के लिए वो जो ये बार यूज होती है इस पाइप को आप यूज कर सकते, ठीक है। अगेन हम डबल पाइप डाल रहे होते थे लॉजिकल और के लिए, लेकिन हम ये बिट वाइज और के लिए। बिट वाइज और का ये भी मतलब होता है कि अगर ज्यादा बिट्स हैं, लेट्स से ये दोनों 8-8 बिट के, तो हर बिट कॉरेस्पॉन्डिंग बिट से और हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं बिट वाइज और, ठीक है। अगर 8 बिट्स थी तो दोनों को आपस में और करें तो पहली बिट के साथ और हो जाएगी, दूसरी बिट जो है वो दूसरी के साथ और हो जाएगी, और रिजल्ट आपका 8 बिट में ही आ जाएगा, ठीक है। ये अगर ज्यादा बिट्स के थे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक एक बिट के हैं तो सिंपल और गेट बन गया, ठीक। इसी तरह एक्स और के लिए कैप का साइन यूज होता है, ठीक है। ये एक्स और के लिए यूज होता है। नॉट करना हो तो टिल्डा यूज होता है। दूसरा वाला नॉट भी यूज हो जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन वाला, लेकिन नॉर्मल इट्स ये बिट वाइज नॉट इज बेटर क्योंकि हम सिंगल बिट्स को देख लें। सो ये चीज हो गई कि गेट्स को हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज हमने देखी थी कि मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर को कैसे कोड करें। सो मल्टीप्लेक्सर को अगर कोड करना है, अगेन ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड उसी तरह आ गया, लेकिन मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हम अमूमन यूज करते हैं केस, ठीक है। सो हम लिखते हैं केस और ब्रैकेट में लिख देते हैं जो उसकी सिलेक्ट लाइन थी। सो एड्रेस इस जगह पर नाम था उसका, तो हमने एड्रेस नाम दे दिया केस एड्रेस। केस के साथ एंड केस उसी वक्त लगा लें, क्योंकि ये कॉमन गलती है, लिखते हुए बंदा भूल जाता है। केस क्या खत्म होता है एंड केस से, जिस तरह मॉड्यूल एंड मॉड्यूल से खत्म होता है केस एंड केस से। इसके अंदर हम लिखते हैं ये 2 टिक डी क्यों लिखा हुआ है, ये ना भी लिखूं 0 1 2 3 लिख दूं, इट्स स्टिल ओके, बट मैं इस पे आऊंगा कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो 0 1 2 3, और हमने कह दिया कि अगर एड्रेस 0 है तो आउट इज इक्वल टू ए, अगर एड्रेस 1 है तो आउट इज इक्वल टू बी, अगर एड्रेस 2 है तो आउट इज इक्वल टू सी, और अदरवाइज आउट इज इक्वल टू डी। यानी कि अज्यूमिंग कि ए बी सी डी 4 इनपुट्स थी, तो ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर कोड होगा। सिंपल केस एंड केस गया, ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस में आपने सिलेक्ट लाइन बताई, और नीचे आपने देख लिया कि वो सिलेक्ट लाइन 0 है तो क्या करें, कॉलन लगा के 0 है तो आउटपुट को किस पे असाइन करना है, 1 है तो आउटपुट को किस पे करना है, 2 तो हर केस आपने अलग बता दिया। ये आपका मल्टीप्लेक्सर कोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये 2 टिक D0 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है।
सो जो डाटा की वैल्यूज आप वेरिलॉग में दे रहे होते हैं ना, वो आप इस तरीके दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सिंपल 0 1 2 3 लिखता तब भी वो गलत नहीं था, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट उनको डेसिमल ही समझता है, लेकिन हार्डवेयर डिजाइनर कई दफा हेक्साडेसिमल में चीजों में कंफर्टेबल होते हैं लिखने में, कई दफा बाइनरी में, कई दफा ऑक्टल में, कई दफा डेसिमल में। तो वेरिलॉग अलाउज यू टू राइट इन वट एवर वे यू वांट, ठीक है। अगर मैंने लिखा हुआ है ना 8 टिक B 0001010, अच्छा वेरिलॉग में एक और अच्छी बात यह है आप दरम्यान में अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इग्नोर हो जाती है खुद ही से, ठीक है, लेकिन ये हमारे काम आ सकती है। अगर 8 बिट है तो 4-4 करके हम देखना चाहिए हो सकता है, तो अंडरस्कोर यूजफुल है, ठीक है। तो हम 4-4 करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि यहाँ ये वाली 4 0 है, ये वाली 10 के बराबर है, तो हम देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये जो लिखा हुआ है ना 8, दिस इज कि ये कितनी विड्थ है इसकी, यानी बस जो है वो कितने बिट्स की है। टिक वैसे ही लिखा हुआ है। बी बेस फॉर्मेट क्या है, बाइनरी में लिखा हुआ है तो ये बी होगा, ऑक्टल में तो ओ होगा, हेक्साडेसिमल में तो एच होगा, डेसिमल में तो डी होगा। और इसके आगे अंडरस्कोर जो है वो इग्नोर होती है, इधर हमने ये नंबर आगे लिख दिया, ठीक है, सिंपल। अगर मैं इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 8 बिट्स की लाइन है और हर बिट ये वाली वैल्यू ले रही है। तो अगर बाइनरी में लिखा हो तो ये हमें साफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 8 टिक D10 भी लिख लूं तो तब भी इसका एग्जैक्टली यही मतलब है, इससे यही हार्डवेयर ही बनेगा, ठीक है। 8 बिट्स हैं, 10 उसमें लिखा हुआ था, 10 बाइनरी में 1010 था, ठीक है। तो ये 1010 होगा, बाकी बिट 0 है। ए लिखा हो, 8 टिक H ए लिख लूं, इसका भी यही मतलब है, इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आप वेरिलॉग में कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि आप इधर डोंट केयर्स भी यूज कर सकते हैं। इफ यू राइट X, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू डजंट मैटर, ठीक है। सो अगर मैं जो पिछली एग्जांपल में जाऊं और मैं इधर लिख दूं, अगर अभी तो डेसिमल में है, लेकिन लेट से मैं इसको बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में लिख के मैं कोई एक वैल्यू X कर दूं कि यार अगर X 0 आया है तो ये आउटपुट हो, तो इसका मतलब है उस वाली जगह पर 0 आ रहा हो या 1 आ रहा हो, इट डजंट मैटर। बाकी जो मैंने स्पेसिफाई किया है, अगर वो वाली वैल्यू ठीक आ रही है तो उस वक्त आप वो वाली वैल्यू। तो इस तरह आप कोड को छोटा कर सकते हैं कई जगहों पे, वो डोंट केयर्स को यूज करके ना, कि आप बहुत सारे केसेस डोंट केयर्स में कवर हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अभी जो हम कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम सारे केस ही बता रहे होंगे, तो इसकी कोई फर्क नहीं होगा। एक और काम भी आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपने कम वैल्यूज दी हैं, आपको ऐसा मार्क्स चाहिए था जिसने 3 चीजों में सिलेक्ट करना था, ठीक है, या 5 चीजों में सिलेक्ट करना था, तो अब बनता तो वो 8 to 1 मार्क्स है। बाकी 3 केसेस में आप कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप आखिर में ना एक डिफॉल्ट लिख के DEFAULT डिफॉल्ट और कॉलन डाल के उसमें जो वैल्यू दे देंगे ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो जब अगर इनमें से कोई केस ना आया तो उस केस में वो वाली वैल्यू चलेगी। डीमक्स को कोड करना हो तो तब उसका आधा काम वैसे ही है, यानी कि आपने वही लिखना है, ऑलवेज दैट स्टैटिक बिगिन एंड केस एंड केस, और उसी तरह 2 टिक D0। ऑब्वियसली ये 4 to 1 या 1 to 4 डीमक्स इस वक्त बन रहा है, पिछले में 4 to 1 बनाया था, तो ये 2 बिट की सिलेक्ट लाइन थी। अगर 8 का होता तो फिर यहां पर मैं 2 ना लिखता, पहले 3 लिख देता, ठीक है। तो ये मुझे उसके हिसाब से चूज करना है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये इसको कोड मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। एक तरीका जो इंपॉर्टेंट चीज है ना डीमक्स में, वो ये है कि हमने सिर्फ मार्क्स में तो हमने कह दिया था ना कि आउट इज इक्वल टू ए, आउट इज इक्वल टू बी, क्योंकि आउटपुट ए की थी। इस केस में 4 आउटपुट्स हैं, तो अगर मैंने बता दिया आउट इज इक्वल टू इन या ए इज इक्वल टू इन कह दिया, लेट्स मैं इसको इन कह दूं और इसको ABCD कह दूं, तो इन ए इज इक्वल टू इन कह दिया, तो बाकी का तो मैंने बताया ही नहीं। मुझे हर केस में सबको बताना है कि भाई बाकी की क्या वैल्यू होगी, यानी कि अगर केस 0 था तो मैं इधर नजर आ रहा होगा, अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू, अब आ रहा होगा, मैं उसको बाद में बंद करूं। अगर मैं ये कह देता ना कि 2 टिक D0 का मतलब है कि ए जो आउटपुट है वो इन के बराबर है, ठीक है, यानी ये जो डीमक्स की इनपुट आ रही है इन, ये इस ए के साथ टाई कर दी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाकी कुछ नहीं लिखा। जब बाकी कुछ ना लिखे तो टूल अज्यूम करता है कि अच्छा वो पुरानी वैल्यू होल्ड करे। पुरानी वैल्यू होल्ड करने के लिए वो कॉम्बिनेशनल लूप बैक बना देता है, वो लैच बन जाती है जो हम कभी नहीं चाहते हमारे सर्किट में आए। तो हमें अगर ए को इन किया है तो बाकी सब हम चाहते हैं कि
0 तो मुझे b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 ये भी करना है। लेकिन यहां पे मल्टीपल लाइन्स अगर आएंगी तो मुझे बिगिन और एंड भी साथ लगाना पड़ेगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 0 वाले केस में बिगिन एंड डाल के ए में इनको इनपुट कर दें और बाकी सबको 0 कर दें, दूसरे केस में बी को इनपुट से टाई कर दें, बाकी सबको 0 कर दें, तीसरे केस में सी को कर दें तो कर दें। लेकिन यहां पे जो मैंने सिंटेक्स यूज किया हुआ है स्लाइड पे, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बट थोड़ा सा कंसाइज हो जाता है कुछ जगहों पे। यहां पर मैंने कंकैटिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर वी सी द सिंटेक्स हम पहले देख लेते हैं कि कंकैटिनेशन होती क्या है। सो कंकैटिनेशन होती है कि आप अगर डिफरेंट सिग्नल्स को मिलाकर कोई बस बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक ऐसा केस रखा हुआ है जिसमें एक ए है जो 4 बिट का है, बी 3 बिट का है, सी 1 बिट का है, और मैं उसको आगे किसी जगह पे टाई करना चाहता हूँ, लेट से मेमोरी की, जिसमें मैं करना ये चाहता हूँ कि कुछ बिट्स जो है वो मैं 0 से टाई कर दूं, कुछ बिट्स जो है वो मैं रेप्लिकेट कर दूं, यानी सी को ही बार बार रेप्लिकेट कर दूं, और फिर मैं कुछ को डायरेक्टली टाई करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूं, ठीक है। सो वेरिलॉग में अगर इस तरह से करना हो तो डाटा इन हमारा आउटपुट सिग्नल है, तो मैं लिख सकता हूं डाटा इन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूं और लेफ्ट पे मैं जो भी एमएसबी पे चीज चाहिए वो लिख दूं। फॉर एग्जांपल ए और बी मुझे पूरे पूरे चाहिए तो मैं ए कॉमा बी लिख दूं, तो इसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट पे ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद मुझे 4 0 चाहिए, 4 0 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ 4 टिक डी 0 या 4 टिक बी 0 या जो भी लिखना चाहूँ। उसके बाद मुझे सी को रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेट करने का तरीका वेरिलॉग में ये है कि आप सी लिखें, कर्ली ब्रैकेट डालें, उसके अराउंड 3 लिखें और उसके अराउंड भी कर्ली ब्रैकेट डालें। ये कॉमन गलती ये है कि लोग दूसरी कर्ली ब्रैकेट भूल जाते हैं, लेकिन ये जरूरी है। सिंटेक्स ही इसी तरह है कि आप सी लिखें, उसके अराउंड कर्ली ब्रैकेट डालें, 3 लिखें, उसके अराउंड करें, इसका मतलब है इसको 3 दफा रेप्लिकेट कर दें, ठीक है। तो 3, तो ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब 3 दफा सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने 50 दफा लिखना होगा तो वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा, 3 दफा लिखना हो तो शायद इतना मसला ना हो, ठीक है। तो ये कंकैटिनेशन है। तो अब आपको ये सिंटेक्स समझ आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा कि ए बी सी डी को मैं इकट्ठा असाइन कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कहा कि इन जो है वो ए से कनेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों 0 कर दो। इस केस में मैंने इन दूसरे नंबर पे लेके, आप पहले 1 सिफर है, फिर इन है, फिर 2 सिफर है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन बी से कनेक्ट हो गया। इस केस में मैंने क्या दिया, 2 सिफर है, 1 इन है, इसका मतलब है इन सी से कनेक्ट हो गया, 3 सिफर है, 1 इन है, इसका मतलब है इन 4 से कनेक्ट हो। तो ये आपके पास कंकैटिनेशन हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। इस केस में अगर हम आगे मूव करेंगे तो ये आगे मूव हो जाएगा, बाकी पे 0 रहेंगे, उससे आगे जाएंगे तो और आगे चला जाएगा, उससे आगे जाएंगे तो और आगे चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया मक्स, डी मक्स, ये दोनों चीजें हो गई। अब अगली चीज हमारी थी रजिस्टर्स, ठीक है। सो रजिस्टर क्या कैसे कोड होते हैं? रजिस्टर कोड होने में थोड़ा सा फर्क ये आता है कि आप ऑलवेज एट स्टैटिक के बजाय ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे चलाना है रजिस्टर को तो इधर हम लिखते हैं पॉज एज क्लॉक, अगर हमने फॉलोइंग एज पे चलाना है तो हम इसको लिखते हैं ऑलवेज एट नेग एज क्लॉक। सो हम इस कोर्स में ऑलमोस्ट ऑलवेज पॉज एज क्लॉक ही यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और आगे रजिस्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप चाहते हैं लेट से कि वो रीसेट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो आप लिखेंगे इफ रीसेट, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एल्स उसकी वैल्यू जो भी रेज आउट इज इक्वल टू रेज इन। सो रेज आउट इज आउटपुट, रेज इज इन इनपुट। तो रेज आउट को हम असाइन कर रहे हैं, अगर रीसेट 0 हुआ, रीसेट 1 हुआ तो उसको 0 कर देंगे, अदरवाइज यहां पे आप 0 के बजाय कोई और वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रीसेट के ऊपर ये कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले। कई दफा हम इधर #1 डाल देते हैं या हैश कुछ भी डिले डाल देते हैं अपनी मर्जी का, ये क्योंकि रजिस्टर असल में थोड़ी देर बाद वैल्यू लेते हैं, तो अगर हम सिमुलेशन में भी देखना चाहें कि हमें वैसा ही नजर आए तो हम ये डाल देते हैं। लेकिन मैंने देखा है इसके बगैर भी आजकल बहुत सारे कोड लिखे होते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि मैंने इक्वालिटी साइन के बजाय इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट ये होती है कि अगर ये साइन हो रहा है और इससे अगली लाइन हो रही है तो वो दोनों पैरेलल में हो रहे हैं, ठीक है। इस केस में तो थी एक लाइन, लेकिन अगर मैंने बिगिनर लिख के 3-4 चीजों को इकट्ठे ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक पे लिखा हुआ था, तो ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का मतलब ये है कि ये इकट्ठे असाइन हो रहे हैं, ठीक है, यानी पैरेलल में, ठीक। इसका इन अदर वर्ड्स जो रिजल्ट है वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, छोटी सी।
अच्छा, अगर मैं ये लिख देता ना कि A इज इक्वल टू बी और C इज इक्वल टू ए, ठीक है, अगर नॉन ब्लॉकिंग इस तरह असाइनमेंट में लिखा हो ना, तो जब हम इसको सिमुलेट कर रहे होते हैं, असल में हार्डवेयर में नहीं, जब हम इसको सिमुलेट करके टेस्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि पहले बी ए को साइन होगा और सी ए फिर सी को साइन हो जाएगा, तो ये सीक्वेंस में चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी बी पे आ रहा था वही सी पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रजिस्टर बना रहा हूं तो कई दफा हमने इस तरह के रजिस्टर चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। 1 बिट का रजिस्टर है, लेट से हम कह रहे हैं कि बी जो है वो ए में आए और ए जो है वो सी में आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पॉजिटिव क्लॉक पे ना आए बल्कि नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक, यानी कि ए जो है वो बी की वैल्यू उठा ले लेकिन सी ए की पुरानी वैल्यू उठाए। इस वक्त जो नई बी पे वैल्यू आई है, ये ना हो कि वो पहले ए पे आ जाए और वही वैल्यू आगे उसी वक्त ही आ जाए, उसी वक्त हम नहीं चाहते। इस क्लॉक साइकिल में हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू सी में चली, जिस तरह हमने 5 बनाया तो 20 ऊपर से आएगा तो 10 हम चाहते हैं ना नीचे चला जाए। अब ये तो नहीं है कि वो जो 20 आया है वही आगे चला जाए, ठीक है। तो इसलिए यूज होती है नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ठीक है। ये हाँ, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट का मतलब है कि ए की जो जिस जगह पे आप वैल्यू ले रहे हैं, तो ए की उस वक्त जो वैल्यू थी वो सी पे जाएगी पैरेलल में। ये नहीं होगा कि पहले बी ए को साइन हो और फिर ए उसको साइन हो। इसका मतलब जो ए की इस वक्त वैल्यू थी वो सी को चली जाएगी और बी की वैल्यू ए को चली। तो इसलिए जब भी आपने रजिस्टर बनाना है, यू हैव टू यूज नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ठीक है। इस चीज को वो पंजाबी में जो कहते हैं ना, पल्ले बांध लें कि आपने हमेशा रजिस्टर बनाना है तो ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक भी यूज होगा और हमेशा उसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज होगा, ठीक। रजिस्टर की मल्टीपल इनपुट ऑब्वियसली फिर मार्क्स तक आना पड़ेगा ना, क्योंकि जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट है, ठीक है। तो फिर हाँ, कंकैटिनेट करके आप जितने मर्जी जोड़ लें, वो तो हमने देखा ही। अच्छा, इसमें ही आप इधर इनेबल भी डाल सकते हैं। हमने रजिस्टर इनेबल के साथ भी पढ़ा था ना, अगर इनेबल है तो हम इधर एल्स के बजाय एल्स इफ इनेबल कह देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर इनेबल आया तो तब ये वैल्यू इसके अंदर रजिस्टर होगी, अगर इनेबल ना आया तो जो भी लास्ट वैल्यू थी वो उसके अंदर सेव रहेगी, ठीक है। तो इनेबल वाला रजिस्टर इस तरीके से बनेगा। एडर सबट्रैक्टर बहुत आसान है, अगेन ऑलवेज एट स्टैटिक, जिस तरह हमने बाकी मल्टीप्लेक्सर में या गेट्स में यूज किया था। और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो एडर बन जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो सबट्रैक्टर बन जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी करेंगे तो मल्टीप्लायर बन जाएगा। जस्ट जो आपने मेक श्योर करना है वो ये करना है कि ये बिट्स सही रखें, यानी कि अगर आपको मल्टीप्लायर की सारी बिट्स चाहिए तो अगर ए और बी 16 बिट के थे तो ये 32 बिट का रखें, ठीक है, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर 32 बिट की वैल्यू इसके अंदर सेव हो जाए, ठीक है। ओके, सो अब आखिरी छोटी सी चीज रह गई, वो है कि अभी तक हमने ये ए बी सी, ये वेरी पुअर नेम्स, एक्चुअली इसके बजाय हमें कोई मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए जो ना बहुत बड़ा हो लेकिन ना बहुत छोटा हो। एबीसी भी ना हो कि आप एबीसी लिखते जाएं फिर जी पे पहुंच जाए तो ए बी बी शुरू कर दें, और बहुत लंबे भी ना हो कि दिस वैल्यू डज फ्लान थिंग लिखते जाएं, ठीक है, वो भी ना करें। लेकिन इनको डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो डिक्लेयर करते हुए जो है ना, वो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है वायर, एक होती है रेज, ठीक है। सो आपने अगर एक एडर बनाना है जो कि ए और बी को ऐड कर रहा है और सी वैल्यू आ रही है, तो आप दो तरीके से बना सकते हैं वेरिलॉग में। एक ये कि मैं लिखूं ऑलवेज एट स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। इस केस में आप उसको रेज डिक्लेयर करेंगे सी को, ठीक है। और एक तरीका ये है कि जिसमें आप यूज कर लें असाइन स्टेटमेंट। असाइन में सिर्फ एक स्टेटमेंट आ सकती है। ऑलवेज एट स्टैटिक में आप बिगिन एंड डाल के ज्यादा स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन असाइन में आप बिगिन एंड डाल के ज्यादा स्टेटमेंट डालते हैं, असाइन एक ही स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सो इस तरह भी लिखें तब भी वही हार्डवेयर बनेगा, इस तरह भी लिखें तब भी वो हार्डवेयर बनेगा। लेकिन अगर असाइन स्टेटमेंट यूज किया है तो तब आपको सी को वायर डिक्लेयर करना है, अगर ऑलवेज स्टेटमेंट यूज किया तो इसको रेज डिक्लेयर करना। बात समझ आ रही है? ये अगर मैं वेरिलॉग बना रहा होता तो मैं ऐसा ना करता, मैं कहता यार जो मर्जी करना है वायर डिक्लेयर कर दो, व्हाट्स द पॉइंट, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने मे बी जो भी एक दफा शुरू में शुरू हो गई होती है चीज और फिर वो जब अडॉप्ट हो जाए तो फिर आप उसको चेंज इतने आराम से नहीं कर सकते। यानी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, पुराना कोड चलना बंद हो जाता है। वरना रेज जो है ना वो लोगों को कंफ्यूज ही कर देता है। मैंने देखा जो नए बच्चे होते हैं वो रेज से समझना शुरू हो जाते हैं ये रजिस्टर बन रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर का ताल्लुक इससे नहीं है। रजिस्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक में यूज किया रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक में नहीं यूज किया तो फिर
वायर ही बनेगी। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, दो को ऐड करता है उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है। तो यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जो अच्छा अगेन मैंने ए और बी का नहीं आपको बताया, मैंने आपको सी का बताया। जो चीज असाइन हो रही है उसकी बात हो रही है। सी असाइन हो रहा है इस जगह पर, सी में वैल्यू जा रही है और वो ऑलवेज के ब्लॉक में है तो वो रेज डिक्लेयर करना है। अगर सी में असाइन हो रहा हो वो ऑलवेज के बजाय असाइन के ब्लॉक में हो तो उसको वायर डिक्लेयर। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई कि जो चीज असाइन में असाइन हो रही है। तो ए और बी क्या होंगे, रेज या वायर? ए और बी के लिए इस ब्लॉक से में नहीं पता चलेगा, ए खुद किसी और जगह असाइन हो रहा होगा। ऑब्वियसली सर्किट बनाया तो ए का भी कहीं पे कोड लिखा होगा ना। अगर वो ऑलवेज वाले ब्लॉक में असाइन हो रहा था तो रेज होगा, अगर वो ऑलवेज वाले में नहीं था असाइन वाले में था तो वो असाइन होगा। ठीक है, सो अभी रेज और वायर की कहानी समझ आ गई कि असाइन में असाइनमेंट हो रही है तो वायर, अगर आपके ऑलवेज वाले में असाइनमेंट हो रही है तो रेज। जब भी देखना है कि रेज या वायर करूं, देखो कि उसकी असाइनमेंट किस ब्लॉक में हो रही है, उधर जाकर देखो। एक छोटा सा रेज और वायर का फर्दर जो स्लाइड के ऊपर नहीं है वो ये है कि जब आपने पोर्ट्स ट्राई करनी होती है, जिस तरह फाइफो की पोर्ट्स थी, ठीक है, तो जो मैंने किसी चीज का इंस्टेंस बनाया ना तो उसकी जो आउटपुट्स हैं दे आर ऑलवेज वायर। मैं उसको रेज डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनको चेंज भी नहीं कर सकता, वो उधर से आ रही है, मैं जो भी आउटपुट्स हैं मैंने उनको यूज करना है। तो जो आपने इंस्टेंस बनाया है किसी में, जो आपने खुद कोड लिखा था वहां पे जो मर्जी लिखा हो उसको डजंट मैटर, लेकिन जहां पर काउंटर का इंस्टेंस बनाया था मैंने, काउंटर के इंस्टेंस की आउटपुट थी काउंट, तो वो जो काउंट है वो फाइफो के अंदर इट हैज टू बी वायर। ठीक है, इट कैंट बी रेज। खुद काउंटर जब बनाया था बेशक उसको रेज डिक्लेयर कर देना, डजंट मैटर, लेकिन जब मैंने फाइफो के अंदर उसको यूज करना था, काउंटर का इंस्टेंस बनाया है, इंस्टेंस की आउटपुट हमेशा वायर होती है। ठीक है, इंस्टेंस की जो इनपुट्स हैं वो क्योंकि मैंने साइन करनी है तो वो मेरी मर्जी है। वो अगर मैं ऑलवेज के ब्लॉक में साइन कर रहा था तो मैं रेज डिक्लेयर करूंगा, मैं असाइन में कर रहा था तो वायर डिक्लेयर करूंगा, वो मेरी मर्जी है। इनपुट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, लेकिन जो उससे आउटपुट निकल रही है दे ऑलवेज हैव टू बी वायर। सारे को वायर करने में आपको मार्क्स बनाने में मुश्किल हो जाएगी ना। मार्क्स बनाएंगे तो वो ऑलवेज एट स्टैटिक करके उसको बनाएंगे, जो आउटपुट असाइन हो रही है उसको आपको रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि ये तो आप असाइन से कोड कर देंगे, गेट्स को भी कर देंगे, लेकिन मार्क्स टी मार्क्स वगैरह बना रहे होंगे वहां पे मसला आ जाएगा। ठीक है, इनसे भी बना सकते हैं, मतलब असाइन के अंदर वो दूसरी जो कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होती, वो जो क्वेश्चन मार्क डाल के, खैर चलो इस पे नहीं जाता, वो यानी एक इस किस्म की भी स्टेटमेंट होती है, सी में भी होती है। ठीक है, तो ये 2 to 1 मार्क्स आप इस तरह बना सकते हैं और उसके अंदर आप मजीद ब्रैकेट डाल के बड़ा भी बना सकते हैं, बट वो जरा टीडीएस हो जाता है उसको ना। अगर मैंने रजिस्टर एक्चुअल में बनाना होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं लिखता ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक। उससे क्या होना था, उससे इसकी आउटपुट पे एक रजिस्टर लग जाना था। ठीक है, ओके, सो अब आखिरी मेरा ख्याल है कि टाइम 5 मिनट रह गया होगा, हो गया है, लेकिन मैं 5 मिनट लूंगा स्टिल। ठीक है, उसकी वजह क्या है जी, किसकी है, वासिफ कितनी है? अच्छा, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि यार भाई 1 मिनट दे दे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अभी अभी हमने ये सारे ब्लॉक सीखे, तो अगर अभी अभी एक एग्जांपल हो जाए ना तो हमें ये पक्के हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, और ये 5 मिनट से ज्यादा की नहीं है। सो हमने जो बनाया था काउंटर वो था ये। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और गेट, अब इन सब को कोड करना हमने सीख लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं काउंटर डॉट वी वेरिलॉग फाइल बनाना चाहता हूं तो अब मैं वो बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, कोई एक फाइल खोलूं, सबसे पहले सबको लेबल कर लें चीजों को। ठीक है, फिर एक लेट से ये जो लेफ्ट से है ना राइट से, ये आपका नोटपैड है, इसमें आप बनाएंगे मॉड्यूल और उसके अंदर सारी की सारी, ये क्या हो गया भाई, आ गया वापस, ये खुद कहना शुरू हो गया कि बस करो। ठीक है, ओके, सो सारी की सारी इनपुट्स और आउटपुट्स मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो इसकी क्या इनपुट्स हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंट, और ऑब्वियसली हमने इधर क्लॉक और रीसेट नहीं बताया हुआ, लेकिन जब भी रजिस्टर होगा तो इसका मतलब है क्लॉक भी चाहिए और रीसेट भी चाहिए, तो हमने क्लॉक और रीसेट इनपुट कर दी इसको। ठीक है, मैंने इधर रेज लिखा हुआ है, ये फिलहाल अगर आप समझेंगे नहीं भी लिखा हुआ तो डजंट मैटर, लेकिन ये मैं बाद में बता दूंगा क्यों लिखा। अब करना क्या है, सबसे पहले लेबल कर ले अपने डिजाइन को, वायर्स को,
फिर एक तरफ से शुरू हो जाए। लेट से मैं कहता हूं पहले मैंने ये गेट कोड करना है। गेट कैसे कोड होता था? ऑलवेज एट स्टैटिक, ठीक है। तो ऑलवेज एट स्टैटिक इनेबल इज इक्वल टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कोड हो गया। अच्छा, साथ साथ मैं नॉर्मली ये कर रहा हूं कि अच्छा ये कोड किया, साथ मेरा इनेबल बना, उसको ऊपर जाके डिक्लेयर भी कर दिया। ऑलवेज के ब्लॉक में इसका मतलब है रेज डिक्लेयर होगा। रेज का मतलब रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चीज है कि अच्छा अब क्या कोड करें? मैं कहता हूं मल्टीप्लेक्सर कोड कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट का नाम हमने दिया हुआ है मक्स आउट। कैसे कोड होगा? ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड केस की इनपुट पे क्या आएगा? सिलेक्ट लाइन, इस केस में इंक्रीमेंट से टाई हो रहा है, और फिर हम उसमें कहते हैं कि मार्क्स आउट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट की आउट या मार्क्स आउट इज इक्वल टू डिक्रीमेंट का आउट। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको इकट्ठा भी कोड कर सकते हैं। ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड केस, एक बिट का था, 1 टिक बी 0 1 टिक बी 1, लेकिन मैंने कह दिया मार्क्स आउट इज इक्वल टू काउंट -1। अगर इंक्रीमेंट 0 है तो काउंट -1, अदरवाइज काउंट +1। तो मैंने इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर भी साथ कोड कर। ऑल्टरनेटिवली मैं ये दो सिग्नल बनाकर भी ये काम कर सकता था और इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर नीचे अलग कोड कर देता, बट जरूरत ही क्या है जब हम जगह बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मार्क्स भी कोड हो गया और इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर भी कोड हो गया। अब क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर रह गया। अगेन मार्क्स आउट क्योंकि ऑलवेज एट स्टैटिक में था तो मैंने उसको ऊपर रेज डिक्लेयर किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर कैसे कोड होता है? ये इनेबल वाला रजिस्टर है, तो ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक, और इफ रीसेट उसको 0 कर दें, एल्स इफ इनेबल, तो उसके अंदर मार्क्स आउट जो इसकी इनपुट आ रही थी वो साइन कर, ठीक। तो देखा इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, यानी कि आपको एक दफा चीज समझ आ गई कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट कैसे बनता है, तो आप इसको काउंट क्योंकि ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक में साइन हो रहा था, तो इसका क्या मतलब है कि इट हैज टू बी रेज, बट इट्स ऑल्सो एन आउटपुट एज वेल, ठीक है। तो मैंने इसी आउटपुट के आगे अगर रेज लिख दूंगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक। तो यहां पर अब हम रुकते और कामरान आप रोक दें बेशक, ठीक है। तो ये हमारी वेरिलॉग का एक क्विक सा रिव्यू हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टेस्ट बेंच वगैरह को देखते हैं। अभी हम वेरिलॉग को देखेंगे एक और। आप लोगों ने हाँ ऑफ कर दिया।